पास जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी है नसूर सीरीज की, और बहुत ही आम टॉपिक है और जिससे दुनिया बहुत परेशान है, जोड़ों के दर्द के, जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस या इन्फेक्शस आर्थराइटिस भी इसको कहते हैं। असल में जो जोड़ों के दर्द हैं उसकी बहुत सारी इकसाम हैं। एक तो जो जोड़ों का दर्द है उसको थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता चला जाऊं कि बाद लोग आपके पास आएंगे तो कहेंगे जी मेरे जोड़ में दर्द है, लेकिन आपने लोकेशन से थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाता है और फिर हम उसके टेस्ट से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत से लोगों के जो पाँव का जो बिग थंब होता है उससे स्टार्ट होता है ना, तो हम ये समझते हैं कि ये कौन सा जोड़ का दर्द है। लेकिन इसकी 3-4 किस्म की अकसाम होती हैं जोड़ों के दर्द की, वो मैं सारी आपके सामने आज रखूँगा कि व्हाट इज़ जॉइंट्स पेन। हम तो सिर्फ मरीज तो ये कहते हैं ना कि जोड़ों का दर्द क्या है, लेकिन उस जोड़ों को दर्द क्या हम अगर समझ के उसका इलाज करेंगे तो फिर हम बड़े आसान तरीके से उसका इलाज कर लेंगे। हम लेक्चर पे जाने से पहले हमारे पास अफरोज़म होंगे। हाँ जी, ये अफरोज़म आज जो मेरे पास है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन, ये जो हमारे पास अफरोज़म है ये 233 है, 233। वो कहता है कि आम वक्फे से आने वाली बीमारियां जिनको इन अंग्रेजी में इंटरमीडिएट डिजीज वो होती हैं जिनमें एक ही नियत की बीमारी की हालत में एक मुनासिब हद मुकर्ररा वक्फे पर दोबारा जाहिर होती है, जबकि इन वक्फों के दरमियान मरीज बगैर मुकम्मल सेहतमंद होता है और ये बीमारी की हालत में एक मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म हो जाती है। इसको बारीकी बीमारियां भी कहते हैं, इनको पेरियाडिक डिजीजेज भी कहते हैं और इसको इंटरमीडिएट डिजीजेज भी कहते हैं। कि इसकी बहुत सारी बीमारी होती हैं कि कभी सर दर्द जो है जैसे मिग्रेन है, तो वो मिग्रेन का जो सर दर्द होता है वो मुसलसल नहीं रहता, कुछ अरसा रह के खत्म हो जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट डिजीजेज, पेरियोडिक डिजीजेज या बारी बारी आने वाले डिजीजेज। ये कैफियत उन बीमारियों में देखी जाती है जो बजाय बुखार के बगैर होती है मगर बाकायदा वक्फा से आ जाती है, यानी मखसूस औकात पर होती है। इसी तरह इन बीमारियों में जिनकी नीयत बुखार वाली होती है, यानी वक्फे से आने वाली बुखार की मुतअद्दिद इकसाम, इनको इंटरमीडिएट फीवर भी कहते हैं, बारी का बुखार भी कहते हैं। अफरोज़म नंबर हमारे पास इसके साथ अफरोज़म नंबर 234 है। बगैर बुखार के मखसूस और बाकायदा वक्फों से बार बार ज़ाहिर होने वाली बीमारियों की हालतें जिनका अभी जिक्र किया गया है अमूमन एक ही वक्त में किसी एक मरीज में पाई जाती हैं। ये आम तौर पर तो इत्तेफाकी तौर पर फैलती है और ना ही वबाई सूरत में इख्तियार करती है। ये हमेशा दायमी बीमारियों में शामिल होती है और ज़्यादातर खालिस सोरक अमराज से तल्लुक़ रखती हैं और शाज़ो नाज़र ही इनमें सिफिलिस की मेज़ज होती है। इनका कामयाब इलाज भी उन्हीं तरीकों से किया जाता है, अलबत्ता बाज़ औक़ात इनकी वक्फा से आने वाली नीयत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए दरमियान में सिलिकोना की छाल की पोटेंटाइज मैलूल की थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। बस इतना ही। अब ये डिस्कस कर रहा है इस अफरोज़म में, दोनों अफरोज़म में, कि वक्त मुकर्रर पे आने वाली डिजीज, और इसका पैटर्न जो है ना ये बड़ा डिफरेंट होता है कि बाज़ दफ़ा कोई बुखार भी वक्त मुकर्रर, जैसे मलेरिया का बुखार होता है वो एक वक्त मुकर्रर पे आता है। इसी तरह बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, वो भी ये भाई हर साल मुझे मौसम बहार में एलर्जी हो तो वो भी वक्त मुकर्रर पे होती है।
तो ये आपको जब उसने चाइना सिनकोना को अप्रूव किया था, चाइना जो हमारी मेडिसिन है उसमें भी बारी लगती है, उसमें भी बारी का बुखार होता है। तो वही इसमें उस दवाई का भी जिक्र कर रहा है सिनकोना का, कि वक्त मकर्रा पे सिनकोना जो है उसको ब्रेक करती है। हमारे पास वक्त मकर्रा पे ब्रेक करने वाली बहुत सारी दवाइयां हैं। मसलन आपके पास ट्यूबरकुलोनियम है, जो ट्यूबरकुलोनियम है वो भी बार बार चीजें लोड कर आती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर लोड के आ जाती हैं। हमारे पास एक और दवाई है जिसको कहते हैं सिड्रॉन। तो सिड्रॉन भी आपकी ये मकर्रा पे चीजें जो टूट कर आने वाली होती हैं ये खत्म हो जाती है। मसलन आपके पास एक दवाई है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का कौन सा टाइम होता है? 4 से 8 बजे तक आती है, फिर खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि लाइकोपोडियम वक्त। इसी तरह नेट्रोम्योर का क्या टाइम है? सुबह का टाइम होता है। इसी तरह आर्सेना का क्या टाइम है? रात 1 बजे के बाद का, फिर वक्फा हो जाता है, फिर 1 बजे के बाद दूसरे रात को फिर आ जाती है। इसी तरह काली कार्ब का क्या टाइम है? सुबह 5 बजे का टाइम उसका पक्का है कि वो सुबह 5 बजे जो ही होंगे तो मरीज को जो भी तकलीफ होगी बढ़ जाएगी, और फिर वो टाइम जब खत्म हो जाएगा। तो इस नैयत पे असल में आपको ये वो याद कराना चाहता है, वो बावर कराना चाहता है कि आप जब वक्त मकर्रा पे और या बारी बारी लोड वाली उनको इस अंदाज में आप डील करें। और आपके मटीरियल मेडिका में ऐसी बेशुमार दवाइयां हैं, जैसे लेक्सिस है। लेक्सिस की जो रेस्पिरेटरी डिजीज है या जैसे एलर्जी है वो मौसम बहार में हमेशा आती है। जो स्नेक, अक्सर स्नेक बाइट, जितने भी स्नेक बाइट्स होते हैं, स्नेक पॉइजन्स हैं, ये भी वक्त मकर्रा पे आते हैं। जैसे सांप का जो जहर है, जब लेक्सिस है, ये सुबह देखें तकलीफ ज्यादा उठाता है, बाकी सारा दिन ठीक। जैसे मेंसेस से पहले औरतों को इसकी तकलीफ ज्यादा होगी, बीच में सारा ठीक रहेगा। इसमें कुछ दवाइयां हैं जो आपके डिस्चार्जेस से उनको फायदा होता है, और कुछ दवाइयां हैं जिनको डिस्चार्जेस से इजाफा हो जाता है। मतलब चाइना को डिस्चार्जेस से, तो ये भी वक्त मकर्रा है कि एक ऐसी, तो एक हमारे पास बहुत लंबी सीरीज है मेडिसिन की जो, और बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो वक्त मकर्रा पे और बार बार लौट आती हैं। इस फ्रोजन का मकसद ये है कि आपको इन डिजीज से भी नहीं घबराना चाहिए, वो आपको हर तरह से बीमारियों को समझने की और उसको ठीक करने के लिए आपको प्रोग्राम दे रहा है। तो इसके लिए बाकायदा उसने ये फ्रोजन ऐड किया है कि जब बारी की चीजें आती हैं या बारी के बुखार आते हैं या बारी में डसी, बहुत सा माइग्रेन बारी में आता है, लोग आपको कैसे, अब देखें जैसे साइकोसिस है, जैसे सिफिलिस है। अब सिफिलिस का मरीज क्या होगा? जो ही रात पड़ेगी, वक्त मकर्रा, जो ही रात पड़ेगी तकलीफात शुरू हो जाएंगी, जो ही दिन चढ़ेगा तो बेहतर हो जाएगा, जो ही दिन चढ़ेगा तो साइकोसिस की तकलीफात बढ़ जाएगी। आपको पता है कि बेशुमार ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका आयोडीन है, तो जो ही चांद पीक पे होता है, 14वीं का जब 13वीं 14वीं पे चांद जाता है तो उसकी तकलीफात बढ़ जाती हैं आयोडीन की। इससे बहुत सारी दवाइयां हैं जो वक्त मकर्रा पे आने वाली है। सिड्रॉन इसको तोड़ती है, पॉइजन लेक्स, नेट्रोम्योर की भी वक्त मकर्रा पे दिन को उसका टाइम होता है। इसी तरह अच्छा, एलिबोरस का भी टाइम जो है, जो लाइकोपोडियम का टाइम है, ये एलिबोरस का भी टाइम है, 4 से 8 बजे तक तकलीफात उठाता है ये। तो कहने का मकसद यह है कि आपको एंटीसोरिक से भी इसको, और बाद देखें वो कहते हैं सिफिलिस के साथ भी मिक्स हो सकती है। इसका मतलब सिफिलिस के साथ मिक्स हो सकती है, तो इसका मतलब ये है सोरा और सिफिलिस मिक्स हो जाते हैं, तो सोरा और साइकोसिस भी मिक्स हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का भी खासा है कि वो वक्त मकर्रा पे और लोड का आने वाली चीज है। तो ये हमारा आज का फ्रोजन थे 2, और इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और बड़े आम फ्रोजन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी टॉपिक पे। देखिए जी, दुनिया जो परेशान है, रूमेटोलॉजी में बहुत परेशान है, और दूसरे सिस्टम भी जो रूमेटोलॉजी है, या जोड़ों के दर्द हैं या हड्डियों के दर्द हैं, इससे बहुत परेशान है।
होम्योपैथी रूमेटोलॉजी में बहुत अच्छा डील करती है और बड़े मजे से ठीक होती है, लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन रूमेटोलॉजी को या जॉइंट पेन को आपको समझना होगा। पहली तो बात है कि एक हमारे जॉइंट पेन जो होते हैं, ये जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द एज रिलेटेड डिजीज होती है, मतलब आपकी डिजनरेशन जो को प्रोसेस होता है, तनज़्ज़ुली का जो प्रोसेस होता है, मतलब 60-70 साल के बाद आपके जोड़, उनके अंदर ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं, वो डिसलोकेट हो जाते हैं, वो जो है वो उनके अंदर कैरीज आनी शुरू हो जाती हैं, वो घिसने शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या लेबल करते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ध्यान में रखें, जब लफ्ज आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका मतलब है ये डीजनरेशन की प्रोसेस है। आपके पास एक्सरे की फाइंडिंग आएगी, आपके पास एमआरआई की फाइंडिंग आएगी, या आपको मरीज जब 60-70 साल से ऊपर का आपको आएगा तो वो कहेगा जी मेरे घुटने में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, तो आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि दिस इज द एज रिलेटेड डिजीज, दिस इज द डिजनरेशन ऑफ द प्रोसेस है जो हो रहा है कि हड्डियों के अंदर अब टूटने फूटने का अमल जोड़ों के अंदर शुरू हो जाएगा। अब जोड़ों के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एक तो हड्डी होती है, एक इसके दरमियान में कुशन होता है, एक कार्टिलेज बोन होती है, फिर इसके साथ एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो सेक्रीट करती है, यहाँ आपको लुब्रिकेट करती है, जिसको आप ग्रीस बनाती है। फिर ये लिगामेंट से बंधे होते हैं, जो रस्सियों की तरह लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, इनके साथ बंधे होते हैं जोड़, इनके साथ बंधे भी होते हैं, उनके अंदर भी लचक होती है। अब ये सिनोवियल फ्लूइड्स की भी डिजीज हो सकती है, कार्टिलेज बोन की भी डिजीज हो सकती है, ये डिजनरेशन की भी डिजीज हो सकती है, ये ऑटोइम्यून भी डिजीज हो सकती है, ये इन्फेक्शन डिजीज भी हो सकती है। तो हमें देखें, आप अगर जोड़ों पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये एज रिलेटेड डिजीज है। अब ऑस्टियो जो खत्म, अब आ जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज है आपकी। ऑटोइम्यून डिजीज की हम लंबी सीरीज करके आए हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपके किसी न किसी जिस्म के हिस्से पे अटैक करता है। अब इसमें यह होता है कि ऑटोइम्यून में कि आपकी जो एंटीबॉडीज है वो फॉरेन बॉडी के खिलाफ ही जलती है, और ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है इस पे अटैक करती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो सिक्रीशन बनाती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आता है एक गाउट, वो भी जोड़ों का दर्द है। वो मोस्ट कॉमनली कहां से शुरू होता है? आपके बिग थंब से शुरू होता है। तो वो उसकी कोई ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना वो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है या सेप्टिक आर्थराइटिस। वो क्या है? वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। जब भी गाउट का लफ्ज आएगा तो फिर ये समझें कि इसके यूरिक एसिड का आपने इलाज करना है। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लफ्ज आएगा तो फिर आपने इसकी तनज़्ज़ुली की जोड़ों की जो टूट फूट है, एज वाइज डिजीज है, डिजनरेशन प्रोसेस ऑफ द इंसानों का जो है वो डिजीज है, वहां दवाइयां ही बदल जाएंगी। गाउट में दवाई ही बदल जाएगी। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? वो ऑटोइम्यून डिजीज, वहां दवाई ही बदल जाएगी। आज जो हम चीज इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा बिग टॉपिक है कि मैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को शुरू कर दूं। लेकिन हमें जब भी हमने इलाज किसी का करना, ये जहन में रखें, डॉक्टर कामयाब को वह जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना जानता हो। जब भी जोड़ों का दर्द है तो आपके अंदर 4 सवाल तो उठने चाहिए ना जी। क्या है? गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज रिलेटेड डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या ऑटोइम्यून डिजीज है, और क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है, सेप्टिक डिजीज है। तो फिर आपने कामयाब इलाज कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना नहीं जानते, हम तो एक्सरे की फाइंडिंग पे देख लेते हैं कि जब
आगे चल के इतनी मजे का टॉपिक है ना आप और वो टॉपिक है कि जब लोग बिल्कुल दीवार के साथ लगते हैं, दुनिया का कोई और सिस्टम इसको ठीक नहीं करता तो होम्योपैथी इसको ठीक करती है। लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हम किस चीज का इलाज करने चाह रहे हैं। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कर रहे हैं, हम इन्फेक्शियस डिजीज का इलाज कर रहे हैं, हम रूमेटॉइड का कर रहे हैं। अब बंदे को गोउट है, हम उसको जनाब सेप्टिक की दवाइयां लगा दें, उसको आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड डिजीज है, तो आप गोउट का इलाज शुरू कर दें, यूरिक एसिड की दवाइयां उसको देनी शुरू कर दें। इस तरह नहीं होगा। ये बड़ी मजे की साइंस है। आपको फिर मजा आएगा। आपसे कोई जोड़ों का दर्द का बंदा बच नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ठीक ना हो, अगर आपको इसको प्रॉपर और इजी डायग्नोसिस। मोस्ट कॉमनली जब अंगूठा सूजा हुआ बंदे का आता है तो एकदम आपको ध्यान चाहिए इसको गोउट है। आप यूरिक एसिड का टेस्ट लिख लें और उसकी दवाइयां जो है होती हैं, जैसे आर्टिका यूरोन है, लीडम है, वो आप दे दें, वो ठीक हो जाएगा। मैं इन डिटेल इसलिए इसको नहीं जितना डिस्कस कर रहा गोउट को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मेरा हमारा ये टॉपिक हम हो सकता है अगली सीरीज इस पे कर ले। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम सेप्टिक आर्थराइटिस करते हैं। सेप्टिक का दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। दोनों तरफ से आप इसका नाम यूज कर सकते हैं। आप सेप्टिक भी कर सकते हैं। सेप्टिक कहाँ होता है? जहां कोई बैक्टीरिया होता है, जहां कोई वायरस होता है, जहां कोई फंगल होता है, पैरासाइट होता है, तो वो उसको कहते हैं हम, ये यहाँ सेप्टिक है, ये इन्फेक्शन है। ठीक हो गया जी? इतना समझ आ गई जी? इस स्लाइड को हम बड़ा जरा करें। आज जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली सेप्टिक आर्थराइटिस है, लेकिन हमें ये बाकी जो आर्थराइटिस है, जहां लफ्ज आर्थराइटिस आएगा, इसको हमें जरूर समझना है। उधर से जी आ गया, उधर से। अच्छा, इसकी सिम्टम क्या होती है? इसकी ज्यादा तो हम सिम्टम से पकड़ते हैं ना, क्या हो गया। अब इसकी सिम्टम क्या होती है कि इसके अंदर रेडनेस होगी, जोड़ के अंदर गर्म होगा और साथ बुखार होगा। जब भी बुखार हो जोड़ के दर्द में, तो आप समझ लें कि इन्फेक्शन है, आप समझ लें कि सेप्टिक है। सुर्खी है, गर्म है और बुखार है और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट है। मतलब बंदा डिस्कम्फर्ट है, सुकून ना लेटे हुए ना बैठे हुए, किसी सूरत में उसको दिस इज डिस्क और जॉइंट स्पेल है। ये जब होगा तो आपके जहन में होगा कि अब बंदे को क्या है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्टर है, वो क्या है। तो ये ध्यान में रखें कि और इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप क्लिनिकली एग्जामिनेशन है कि उसकी स्वेलिंग है, उसके ऊपर रेडनेस है, और एक तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और साथ फीवर भी आ सकता है। तो उसकी फाइंडिंग क्या है कि वहाँ सिरिंज से इसको एस्पिरेट करके इसका हम कल्चर करा लेते हैं। दूसरा ब्लड कल्चर, ब्लड में बाद देर से आता है, लोकली आपको फौरन और बिल्कुल डायग्नोसिस बन जाएगी, कल्चर की रिपोर्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है, कोई फंगल इन्वॉल्व है, कोई वायरल क्या इन्वॉल्व है। बड़ा आसान काम है। और दुनिया में इन्फेक्शियस डिजीजेस को ठीक करने के लिए आपको पता है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। और ये बाज ऐसे रीड बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और कई साल हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस के लोग आते हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 25-25 साल। और आपको खुदा ने आपके पास इतनी बड़ी नेमत है, आपके पास इतना बड़ा वेपन है कि हमारे पास रेगुलर मेडिसिन भी है और हमारे पास नसोड़ की सूरत में भी दवाई मौजूद है जो बहुत ही क्विक असर करती है। आप जो भी इसका बैक्टीरिया पैथोजन कोई भी आता है, आप उसका निचोड़ लगाएं और आपकी अगर दवाइयों पे ग्रिप है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, आप अगली दवाई लगाएं, आपका मामला हल हो जाए। हम एक रात में हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को ठीक करते हैं, एक रात में, एक दिन में, एक घंटे।
मिनटों में ठीक होती है अगर आपके पास ग्रिप है। लेकिन आप देखें ना, आप जोड़ों को 4 हिस्सों में बड़े जोड़ों की तकलीफात हैं, तो आप एक एक करके ट्राई करें। क्यों एक एक करके ट्राई करें? कभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाई दे रहे हैं, तो फिर नहीं, कभी आप गोट की दवाई दे रहे हैं। इसलिए तो हमारे लोग जो है ना, वो जी होम्योपैथी इलाज बड़ा लंबा लंबा, क्या आप ट्रायल पे हैं, आपको समझ ही नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर जो है ना, उनकी कामयाबी का एक राज ये है कि बेशक उनके लोग ठीक नहीं होते, लेकिन उन लोगों को डायग्नोसिस बना के दे देते। यार तुझे इन्फेक्शन आर्थराइटिस है, तुझे तो ऑटोइम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तुझे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तुम्हें तो गोट है, तो कम अज कम वो पहले ही ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप दुरुस्त सिमत में आप जाए ना, आप उसको क्योर कर देंगे। अब गोट वाले सारी जिंदगी जो है ना यूरिक एसिड की दवाइयां खाते फिरते हैं, ऐसा ही है ना, फिर हो जाता है भाई गोश्त ना खाओ, दालें ना खाओ, अवॉइड करो, फिर साथ यूरिक एसिड की दवाई भी खाओ। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस का उनके पास कोई हल नहीं है। दूसरी साइंसेस ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हो जाता है तो कोई हल नहीं है, वो डिजेनरेशन प्रोसेस है। वो कहते हैं अब इसके साथ यही है कि आप पेन किलर खाएं, आप कुर्सी बैठ पर नमाज पढ़ें, आपने वॉक नहीं करनी। तो वो आपको मैनेज कैसे करते हैं? आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके आपको मैनेज करते हैं और साथ पेन किलर लगाई रखते हैं। लेकिन आपको ऑस्टियोफाइट ठीक कर सकते हैं, आप डिसलोकेशन ठीक कर सकते हैं, आप कैरीज को ठीक कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ी रेंज है और ये खुदा की नेमत है, लेकिन आप समझें पहले। और आज का लेक्चर अगर आप समझ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक जोड़ों का दर्द के साथ लोग इतने परेशान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली स्लाइड में आपको एक और तरीके से also known as infection arthritis is caused by the bacterial, इतना आपको समझ लेना चाहिए कि जब भी इन्फेक्शस या इन्फेक्शन आर्थराइटिस आगा तो उसकी कॉज क्या होनी चाहिए? आपके ज़हन में होनी चाहिए बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक हो गया जी। In a joint, the infection can occur in only joint, but it commonly affected the knees, hips, shoulder, and elbow. Prominent treatment is essential to prevent the infection from the causing permanent damage to the joint. अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो ये आपके जो जॉइंट है उसको परमानेंटली डैमेज कर सकता है। आई समझ जी? इसमें जनरल सिम्टम क्या आएंगे जी? इनमें जनरल फीवर होगा, चिल होगा, फटीग होगी, वीकनेस होगी और डिक्रीज एपिटाइट होगा। याद रखें कि जब भी आपके जिस्म पे, अब देखें बुखार आता है, कोई एक्यूट बुखार आता है, वायरल आता है, बैक्टीरियल आता है, मरीज कहता है बुखार है और उसकी एपिटाइट मुतासर होगी। कभी भी बुखार में किसी को भूख ज्यादा नहीं लगती। कभी भी जब आपको बंदा कहेगा जी टेम्परेचर भी है, जोड़ों का भी दर्द है, भूख भी नहीं लगती, खाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो आप समझें कि इन्फेक्शन डिजीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होगा, गोट में ऐसा नहीं होगा। इन्फेक्शन डिजीज में आपकी एपिटाइट भी गई, फीवर आ गया, टायर्डनेस आ गई, फटीग आ गई। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला बाज को बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये जोड़ की शक्ल उन्होंने बनाई है। अब इसमें कौन से, अब मजे की बात है कि एक जो आप स्टेफिलोकोकस की हम स्किन में पढ़ रहे थे कि कितना मिलता है ना स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस जॉइंट में भी बहुत मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी जॉइंट में बोलता है, इकोलाई भी जॉइंट में बहुत मिलता है। अब कहीं स्टेफिलोकोकस आपकी स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं बैठा होता है, ये आपकी सरफेस पे कहीं ना कहीं ये मौजूद होते हैं,
जो स्किन कहीं रैप्चर हुई, खराब हुई, तो इसने एंट्री ले लेनी है। कोई इंजरी होती है, कोई जख्म होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कहीं से जब स्किन फटती है, इन्होंने अंदर घुस जाना है, अंदर घुस के इन्होंने जोड़ों तक पहुंच जाना है। और बाद दफा ये कहीं और से भी कहीं और बैठा होता है, या लंग्स में या कहीं और तक ट्रेवल करके जॉइंट्स में आ जाता है। तो ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, स्टेफिलोकोकस है और इकोलाई है। आगे चलते हैं जी। इसमें भी देखें क्या है, फीवर है, चिल है, फटीक है, वीकनेस, डिक्रीज है, सीवियर जॉइंट पेन है, वर्स विद मूवमेंट है। अब जब आपका जोड़ सूज गया, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, तो फिर आपकी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट होगी, फिर आप चल नहीं सकते। याद रखें कि जब भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होंगी तो क्या होगा, जोड़ सूज जाएगा, उसके अंदर पानी पड़ जाएगा। अब जोड़ का चूंकि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चलना है, उसके अंदर एक ग्रीसिंग होती है, और फिर आप जोड़ के अंदर कुशनिंग है, और वो आप इजीली मूव करते हैं। वो जब स्वेल करेगा तो उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट, आप ये ध्यान में रखें कि जब भी इन्फेक्शियस डिजीज होगी, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आपको कोई और भी बात, तो हमारे पास मोडेलिटी आती है जॉइंट में, उसमें लोगों को बाद दफा चलने से दर्द ठीक हो जाता है, यहाँ चलने से हमेशा बढ़ेगा। Severe joint pain that worse with the movement, swelling of the joint, warmth and redness around the joint, कि उसके अंदर swelling होगी, redness होती, और जब वो जोड़ को आप हाथ लगाएंगे ना, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला का गर्म जॉइंट नहीं होगा, याद रखिए। आप हाथ रखेंगे, गर्म है, इसका मतलब इन्फेक्शन है, रेडनेस है, इन्फेक्शन है, मूव नहीं कर सकता, इन्फेक्शन। समझ आ गई जी? आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन है, हम इसकी बेस कैसे बनाएंगे, पैथोजेनेसिस पे बनाएंगे। अब जोड़ों का दर्द आपका एक और वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है। भाई आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कहीं गिर गए हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, अब वो ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दैट इज द ट्रॉमा, उसकी दवाइयां ही बदल जाएंगी। और सवाल करते हुए जब भी आपके पास कोई दर्द के पेशेंट आएगा, तो आप उस पर इंजरी का सवाल आपका बनता है। इसको तो आपने, जब आपका बंदा आता है, देखो एजड बंदे को, 60-70 साल के बंदे को भी इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन उसका जोड़ सूजा हुआ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। उसको बुखार नहीं होगा, वो कहेगा जी मैं जब चलता हूँ डॉक्टर साहब मैं चल नहीं सकता, मेरे घुटने जवाब दे गए। लेकिन आपने, अब मैं वहां भी बोल गया हूँ कि एज वाइज आपने बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आप 100 साल के बंदे का इलाज बच्चे की सिम्टम पूछ के नहीं कर सकते। आप 18-12 साल की उम्र की बंदा जो होता है, उसके मसाइल ही कुछ और होते हैं, 30-40 साल के मसाइल ही कुछ और होते हैं। इसीलिए हम जल्दी डायग्नोसिस बनाते हैं। हम एज ग्रुप को, जब भी आप कोई बंदा, कोई भी डॉक्टर जब आपको पहले जाते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं, नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, उम्र क्या है। उम्र क्यों पूछते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि इस उम्र के अंदर क्या क्या होता है। उम्र पूछते हैं ना, फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, ये लिखते हैं ना। ये 4 चीजें तो पहले डॉक्टर लिखता है, उम्र क्या है, वालिद का क्या नाम है, ताकि वालिद का नाम क्यों पूछता है कि किसी दूसरे मरीज से मिक्स ना हो जाए। एक पेशेंट आइडेंटिफाई करता है, पहला काम है आइडेंटिफाई करना, किसी बच्चे को बड़े की दवाई ना दे दे। उम्र एक उम्र, दूसरा उम्र, कोई उम्र 20 साल का है, कोई उम्र 100 साल का है। तो पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके साथ, वल्दियत के साथ। दूसरा काम क्या लिखते हैं, उम्र क्या है जी आपकी। अब एक बच्चा है, उसको जो डिजीज है वो डेंटेशन पीरियड है। डेंटेशन पीरियड अब 40 साल वाले का तो नहीं हो सकता ना, उसकी डेंटेशन पीरियड की और डिजीज, उसको ट्रांसफर है, उसको और भी। तो एज के साथ आपने बड़ा डिफरेंशिएट कर लेना है, यार इसकी उम्र ये है, इसको क्या हो सकता है।
इसी तरह जो आर्थराइटिस है वो एज के साथ बहुत कोरिलेट करेगा। ये जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, बेस और पैथोजेंस क्या है? बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया, ये इसको पायोजेनिक भी कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको ये थोड़ा मुश्किल लगा, कहीं पायोजेनिक लिखा हुआ तो आप ये ना समझ लें कि यार ये किस बला का नाम है। बेसिकली ये भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इंफेक्शन को पायोजेनिक भी कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज रैपिडली डिस्ट्रक्टिव, और ये क्या होता है कि ये फिर कुछ अरसे बाद वहां डिस्ट्रक्शन कर देगा। देखिए जब आपका बैक्टीरिया वहां ग्रोथ करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके टिश्यू को खाएगा। अल्टीमेटली मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह ये बैक्टीरिया हड्डियों को खाता है, बिल्कुल इतने इतने पीस उड़ा के ले जाता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा तो अंदर तोड़ फोड़ करेगा, आपका लिगामेंट खा जाएगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन खा जाएगा, आपकी हड्डी को खा जाएगा। फंगल आर्थराइटिस ये बैक्टीरिया है, इसमें देखिए। और मायोबैक्टीरियल आर्थराइटिस कौन सा होता है? ये है, मैं बड़े अरसे से मैं बात करूं कि जोड़ों को कौन चीज खराब करती है? टीबी खराब करती है। जोड़ों को कौन खराब करता है? साइकोसिस खराब करता है। अब इनका नेशनल रिसर्च है कि जोड़ों को कौन खराब करता है? टीबी खराब करती है। कौन खराब करता है? गोनोरिया खराब करता है। कौन खराब करता है? स्टेफिलोकोकस खराब करता है। तो चीजें आप, हम पिछले 25-30 साल से हम जोड़ों का दर्द ये बेस बना के कर रहे हैं कि यहाँ टीबी हो सकती है, या सिफिलिस हो सकता है, यहाँ साइकोसिस हो सकता है। तो टीबी बहुत बड़ा काज है, इसको मायोबैक्टीरियल आर्थराइटिस कहते हैं। फंगल आर्थराइटिस, अब देखें हम पढ़ रहे हैं फंक्शन इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, तो फिर आगे इसकी सब आगे कौन? टीबी आर्थराइटिस, फंगल आर्थराइटिस, वायरल आर्थराइटिस, ठीक हो गया ना जी। तो फंगल क्या होगा? अक्कर इन द इम्यून कंप्रोमाइज, जब का इम्यून सिस्टम कहीं भी कंप्रोमाइज होगा तो वहां फंगल आ जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा तो वायरल आ जाएगा। ऑफन सेल्फ लिमिटेड पॉलीआर्थराइटिस, और जो वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं वो कहता है कि ये पॉलीआर्थराइटिस बहुत सारे जोड़ पकड़। अच्छा, टीबी का ध्यान में रखना, टीबी हमेशा एक जोड़ पकड़ेगी, उसको खा खू के फिर कहीं दूसरे जोड़ पे जाएगी, ये ध्यान में रखें। एक जोड़ में घुस जाएगी, चाहे वो किसी जोड़ में घुस जाए। ये मोस्टली जो इन्फेक्शन आते हैं ना वायरल, ये अच्छा जो है ना उसका साइकोटिक, जो भी बहुत सारे जोड़ पकड़ लेता है, और फिर वो क्या करता है, कभी एक जोड़, कभी दूसरा जोड़, कभी तीसरा जोड़, कभी चौथा जोड़। अक्सर मरीज कहते हैं सर जी कभी ए जोड़ पकड़ा, कभी ए पकड़ लेता है, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग जॉइंट पेन या वॉन्डरिंग जॉइंट पेन। वो मैं आपको आज थोड़ी सी रेपर्टरी भी दिखाऊंगा कि वो क्या कहता है। शिफ्टिंग, माइग्रेटिंग भी लफ्ज लिखा हो जाता है। आपका वॉन्डरिंग पेन जब लिखा आ जाएगा, जब आपका माइग्रेटिंग पेन लिखा आ जाएगा, तो आप ये समझें कि ये गोनोरियल इन्फेक्शन है। समझ आ गई है जी? जिस तरह आपका वो कहता है मेरा गला खराब हुआ है, फिर मेरे जोड़ खराब हुए हैं, फिर दिल में चला गया, तो फिर ये क्या होगा? वो भी बहुत से, वो जोड़ ऊपर से नीचे पकड़ के आता है, वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक हो गई? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड वो होगा ऑटोइम्यून, वो होगा। अच्छा, जो होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी पहले आस्ते आस्ते हो सकता है घुटना पकड़ ले, फिर आस्ते आस्ते जो जहां जहां हड्डियां कमजोर होती, जो पार्ट ज्यादा यूज होने वाला उसको वो पकड़ता जाएगा। ये कमर में भी ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाएंगी, आपकी जोड़ों में भी ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाएंगी, आपके सर्वाइकल रीजन में। ये वो बड़ी मजे की साइंस है। और आप जब हम उस पर जाएंगे, अभी तो हम जॉइंट्स में फंसे हैं, तो ये साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समझ लगे कि हम
जोड़ का पैन अजीब, जोड़ों का दर्द। अब जोड़ों का दर्द को फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, वो इतनी साइंटिफिकली डिफ्रेंशिएट कर, इतनी साइंटिफिकली आपके पास मेडिसिन भी मौजूद है, मजे की, इतनी साइंटिफिकली आपके पास दवाइयां भी मौजूद हैं। आप गोट होगा तो दवाई हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है दवाई हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दवाई हो रहा है, इन्फेक्शन आर्थराइटिस है तो एक लंबी सीरीज है मेडिसिन की। क्या वो ट्यूबरकुलोसिस है, क्या वो आपका स्टेफिलोकोकस है, क्या आपका स्टेफिलोकोकस है, क्या आपका वो गोनोरियल इन्फेक्शन है, क्या अस्परगिलस है, कौन सा है, क्या बोरीलिया है जिसको लाइम डिजीज कहते हैं, क्या साइंस है। और सारी सारी जगह पे हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। मैं कहता हूँ होम्योपैथ डॉक्टर अगर सिर्फ जोड़ों के इलाज के लिए भी बैठ जाए ना, खुदा के वह उसके क्लिनिक पे रश पड़े कि अगर वो इस तरह समझ के करे। हम क्या करते हैं, अच्छा जी तूने क्या दिया, मैंने जी तो फार्मिका हम फिर पहले फार्मूका रूफा ही देते जाएंगे, हम इसकी डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। हसरे हाजिर की ये जरूरत है, आपके मरीज की भी ये जरूरत है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं, खुश होगा वो भी और आपकी। आप 10, 15, 20 पे जब 150 मरीजों पे आप अपनी ग्रिप डाल लेंगे ना, आप देखने से आपको अंदाजा होगा कि क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ आर्थराइटिस क्या होगा, रूमेटॉइड क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी सिम्टम अपीयरेंस डिफरेंट होती है, गोट की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। जो भी बंदा आता है मेरे पाँव के अंगूठे से, ओ जी सर जी मेरे पाँव, मैं तो हिल ही नहीं सकता, समझ में गोट आ गया ना। अप टू डाउन टू अप जाएगा तो फिर गोट आ रहा है। अब इसमें उसने कहा है कि क्लासिफिकेशन क्या है। एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस क्या है, ये आवर्स और दिन, आवर और दिनों में ये जहर आता है। आगे चलते हैं, यूजुअली ये बैक्टीरियल होता है। सब एक्यूट क्या होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस क्या। अब सब एक्यूट से थोड़ा क्रॉनिक के दरमियान में आ गया। सब एक्यूट क्या हो गया, क्रॉनिक हो गया, सब एक्यूट गया, सेप्टिक आर्थराइटिस कौन है, वीक्स जिसको हफ्ते हो गए। टीबी, फंगल, लाइम भी एक बैक्टीरिया है और जिसका हम आपके जिक्र जिसने मैं कहा कि बोरीलिया, ये लाइम का बैक्टीरिया है। ये मैं इससे पूछ रहा था रिजवान से, मैं कह यार ये आपका नसोड़ है, तो कहते हैं ये हमारे पास ये है। ये सुना भी नहीं होगा किसी ने, ये पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने, सोचा भी नहीं होगा कि ये बैक्टीरिया भी है। ये पूरा इस बैक्टीरिया का जो काम है, जो खराबी पैदा, उसके लिए बकायदा एक नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं लाइम डिजीज, जिसको कहते हैं लोग। ये जो हम नसोड़ की सीरीज कर रहे हैं, मैं ये खुद मुझे बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं। आप यकीन माने हमें इसको स्टडी करते हुए, इसको बताते हुए एक मजा आ रहा है और हम एक नई साइंस की दुनिया में जा रहे हैं। होम्योपैथी एक नई साइंटिफिक अप्रोच लेकर हेल्थ के सिस्टम में दाखिल हो रही है। जब हम इसको नसोड़ सीरीज हम कर रहे हैं तो मुझे खुद मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उसको, और खुद बड़ी बड़ी नई चीजें आपको मिल रही। हमने इकिनोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो सॉरी वो पैरासाइट टाइप उसका है। आप यकीन माने मेरे पास कोई 10 साल 15 साल फंसे हुए जो आइडाइटिस सिस्ट जो लिवर में बनती है ठीक हो गए। एक्नोकोक्सी आज भी मैंने किसी दोस्त को दी है। तो ये आप देखें ना, नई नई चीजें आपके अंदर निकल रही हैं। ये पूरी पूरी डिजीज लेकर रही हैं, पूरी पूरी डिजीज लेकर रही हैं। अच्छा, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या, कि बाद दफा वो कहता है कि ब्लड में होता है और बाद दफा ब्लड से स्प्रेड होके, जब ब्लड में होगा ना, ब्लड में कहीं एंट्री होगी, किसी जगह कोई टीका लग गया, कोई और चीज होगी, कोई तो कंप्रोमाइज हुआ, आपका माउथ अल्सर कंप्रोमाइज हो जाता है, आप
ओरल किसी और खाने से, एक दूसरे बर्तन के खाने से भी आपको चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। ओरल एक्टिविटीज़ सेक्सुअल एक्टिविटी से भी शिफ्ट हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि पहले ब्लड में जाती हैं, थ्रू ब्लड भी आ सकता है। तो ब्लड सर्कुलेट करके जोड़ों में आएगा ना, तो थ्रू ब्लड भी आ सकता है और डायरेक्ट भी जा सकता है कि कोई ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है। अक्सर डर होता है कि इसलिए कहते हैं कि जब इंजरी होती है तो उस जख्म को एक्सपोज नहीं रहने, इसको बैंडेज करके रखते हैं कि कहीं से ये घुस ना जाए। और अक्सर बेचारे को चोट लगती है और जो ही किसी अस्पताल में जाता है वहां से ही मिल जाता है, 2-4 बैक्टीरिया वहां से ही लेके आ जाता है। तो जेनेटिकली जब भी आपका देखें ना, आपका रोड इंजरी जब हो जाती है तो आपको फौरन रोड इंजरी में क्या होता है कि आपके अंदर टेटनस का वो बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है, टेटनाई। तो इसलिए फौरन जो जिसकी रोड इंजरी होती है उसको कहे फौरन टेटनस का इंजेक्शन लगाएं। आपके पास टेटनस मेडिसिन मौजूद है, आपके पास आर्निका मौजूद है, आपके पास लीडा मौजूद है, ये सारी एंटी टेटनस है। और टेटनस का भी निचोड़ आ गया कि जो ही इंजरी हुई, और ये टेटनस का जो जरासीम है, टेटनस ये कहाँ पलता है? ये गोबर में पलता है। हाँ, ये कहीं भी ऐसा होता है कि कोई जानवर गुजरा, उसने वहां ही गोबर किया, वहां ये पैदा हो जाता है और फिर आप गिरते हैं तो वहां से इंटर हो जाता है। तो आप हमारे पास तो जितनी भी रोड इंजरीज आती हैं या रोड इंजरी, बल्कि जंगलों में तो ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जब गिरते हैं तो वहां तो जानवर भी इतना फैल रहा होता है, वहां गोबर बहुत फैल रहा होता है। तो हम तो पहले अर्निका भी बड़ा एंटी टेटनस है, आपका लीडम पाल है, आपके पास आइपेरिकम है, आपके पास पायरोजीनम है। लेकिन अब तो मजे की बात है कि टेटनस का नसोड़ भी आ गया। रिस्क फैक्टर क्या है? एक्सट्रीम ऑफ एज जो होती है ना, वो इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाती है, इनके यहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के। प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट डिजीज, कोई पहले पे जॉइंट की डिजीज है, ये ध्यान में रखें कि जो बंदा ताकतवर गिरता है ना, तो जो चीजें जो बंदे उसके नजदीक कभी नहीं आते वो भी 2-4 थप्पड़ मार देते हैं, ये हमारा सब गिरा हुआ है, ये लॉ ऑफ नेचर है। और जब आपका पहले से जो डिजीज मिले तो बैक्टीरिया, क्योंकि वहां आगे गलने सड़ने का और रेजिस्टेंस कम हुई होती है, वो भी जा घुसता है। तो जहां ऑलरेडी कोई डिजीज मौजूद होगी, ये ऊपर से जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिन लोगों को किडनी की डिजीज है पुरानी, उनके अंदर भी इन्फेक्शन आ सकते हैं। इम्यूनोकम्प्रोमाइज, स्टीरॉइड, HIV, IV ड्रग्स जो यूज करते हैं, ये जहर में रखें। IV जो ड्रग्स यूज करते हैं, इंजेक्ट के जरिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, वहां छोटी सी भी जगह होगी ना, वहां से भी घुस जाएगा। तो पंक्चर होता है ना, IV यूज करते हैं तो स्किन पंक्चर होती है, ये वहां से घुस जाए। कोई बेशक है ये, मैं तो बड़ा साफ सुथरा बंदा रहता हूँ, तो ये जहर में रखें जी मैंने तो इंजेक्शन लगवाया था, मैंने तो ग्लूकोज की ड्रिप लगवाई थी, मैंने तो कोई IV ट्रीटमेंट लिया था, तो वो वहां से घुसेगा। IV ड्रग यूज हो गया, HIV हो गया, स्टीरॉइड्स का जो यूज हो गया, रिसेंट जॉइंट सर्जरी कोई हुई हुई है तो उसके अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? एक्यूट पाइरोजेनिक अर्थराइटिस, एक्यूट पाइरोजेनिक अर्थराइटिस बैक्टीरिया का जो होगा, उसमें क्या होगा? सेप्टिक अर्थराइटिस और बैक्टीरियल अर्थराइटिस। सडन ऑनसेट सीवियर जॉइंट पेन, वो पता कहता मैं तो अभी ठीक था जी, पता एकदम ही दर्द शुरू हो गया। वार्मथ, स्वेलिंग और अर्सीमिया, फीवर है, जॉइंट हेल्ड इन फिक्स पोजीशन, कि जोड़ जो है फिक्स पोजीशन हेल्ड हो जाएगा कि उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, जोड़ सुर्ख हो जाएगा, बुखार हो जाएगा,
मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आप ये समझें बाकी दर्दों में ऐसा नहीं होगा। इसमें आप समझें कि फीवर आ गया, रेडनेस आ गई, स्टिफ हो गया, स्वेल हो गया, पानी पड़ गया, ये समझें फिर इन्फेक्शन आ गया। जॉइंट हेल्थ इन द फेस यूजुअली मोनोआर्थराइटिकुलर नी जॉइंट मोस्ट कॉमन, और ज्यादा जो कह रहे हैं कि इसका नी जॉइंट ज्यादा पकड़ा जाता है। अक्सर लोग जब आते हैं ना इन्फेक्शन डिजीज को घुटना पकड़ा होता है। नेक्स्ट, क्रोनिक इन्फेक्शन आर्थराइटिस क्या होता है? ग्रेजुअली पेन, वो क्रॉनिक में फिर ग्रेजुअली चलता है। माइल्ड फीवर, फीवर हल्का हो जाएगा या नहीं होगा। साइनस ट्रैक, वहां कोई ऐसे साइनस कोई ऐसे ट्रैक बन जाएगा फंगल का। मैं आगे जाके हमें इसको आपको बताएंगे कि अक्सर लोग आपके पास तो जी यहाँ से जोड़ों से आप पस निकलनी शुरू हुई है, तो मोस्टली जब जोड़ के अंदर से पस निकलेगी तो क्या होगा कि टीबी घुस जाती है, यहाँ स्टेफिलोकोकस घुस जाता है। तो पुराने हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, 20-20 साल पुराने केसेस। अभी मुश्किल भी मेरे पास तो बेतहाशा लोग हैं। मैं अभी रिसेंटली 2 केस ऐसे ठीक हुए हैं कि मेरे पास मेरा दोस्त एक बैठे हुए थे, बड़े हाई ऑफिसर, वो भी उसको देख के कहता है यार क्या हो गया, किस तरह ये बंदा ठीक हो गया। वो कहता है 2011 से मुझे फ्रैक्चर हुआ और स्टेफिलोकोकस घुस गया। 2011 से आज 2025 हो गया, दुनिया जान की दवाइयां खा। मेरे पास 3 महीने में पूरा नी से लेके एंकल तक पूरा जॉइंट इन्वॉल्व था। अब से इतना सारा सिक्का रह गया, सारा हील हो गया, सब भी हील हो गया, सिर्फ उस हिस्से पे थोड़ा सा रह गया। एक और बंदा कहता मुझे 2006 से है, उसको हमें 6 महीने लगे और उसने कहा कि अब पहले मैं वॉक नहीं कर सकता, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। कितनी मजे की बात है। तो दैट इज अ स्टेफिलोकोकस। आगे चलते हैं। नहीं जरा 1 मिनट रुकना। हाँ, ये साइनस ट्रैक जो बनाता है ना, ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये टीबी बनाती है। मैं 2095-96 में मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सरगोधा से लड़की आई, बहुत पुरानी बात है, आज से कुछ 30 साल पुरानी बात है। उसकी टांग कटने वाली थी, तो मैं उसका इलाज 6 मंथ किया था और उसकी टांग बच गई थी। मैं उस वक्त भी एंथ्रेक्सिनम, बेसिलियम, ग्रेफाइट सिलेशिया का इस्तेमाल करता। आज से 30 साल पुरानी में बात आपको बताऊं। और उस वक्त मेरे जहन में था, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे ज़हूर साहब को, तो वो कहते थे, नूर मोहम्मद कहता था ये हड्डियां दी टीबी है इसमें। क्या कमाल अप्रोच है। बंदे ने न टीबी पड़ी, कहते हड्डियों की टीबी है जो रिश्ती रहती है, खत्म ही नहीं होती। आज मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम, किसी को घर में गुमान भी नहीं था कि हड्डियों की टीबी रिश्ती रहती है। जो आप कहता था हड्डियों की टीबी है, बड़ी लंबी रिश्ती। और मैं आपको बताऊं कि उस बच्ची के अंदर से इतनी लंबी एक गली सड़ी बोन, जब उसका इन्फेक्शन ठीक होने लगा, इतनी लंबी बोन खुद ही गिर गई निकल के, यूज पैक करके, और बाकी जख्म भी लग गया। नेक्स्ट, तो इतने क्रोनिक किस्म की चीजें होम्योपैथी ठीक करती है जी। आप इसको सरसरी ना लें, आप इसको समझे तो सही। हमने जब एंथ्रेक्सिनम इस्तेमाल करनी शुरू की थी 93 और 94 में, पाकिस्तान के किसी स्टोर में एंथ्रेक्सिन, आप तो खुशकिस्मत है, आपको दवाइयां मिल रही हैं। आप यकीन करें, मैं कराची तक गया, मैं लाहौर तक गया, मुझे एंथ्रेक्सिनम नहीं मिली। फिर मैंने डोलिसस की मंगवाई सीएम में, फिर मैंने नूर मोहम्मद का बेटा डॉक्टर रशीद होते थे, उनके पास एक शीशी पड़ी थी, क्योंकि उनके स्टोर में लोग जाते नहीं थे, वो रियायत नहीं करते थे, पूरी चार्ज पेमेंट 5%, 1% भी वो बंदा नहीं छोड़ता। अभी भी मेरा 95 ईयर एज उनकी है, 1% भी वो बंदा छोड़ता नहीं था। और उसके पास बड़ी रेयर दवाइयां थी। मैंने कहा जी एंथ्रेक्सिन, कहता है मेरे पास। मैं कहा यार मैं तो लाहौरों मुड़ा आया। कहता मेरे पास है, एक शीशी है, लेकिन दूंगा इस शर्त पे कि कतरे मुझे भी साथ दोगे। इधर ही खोलूंगा
पहले मुझे भी कतरे थे, खोली उसने नहीं। गौर करें कि उसके पास पड़ी हुई थी उस वक्त मेरा ये जो 1 की शीशी कोई 18-19 रुपए की मिलती थी, 30 जो है 9-10 रुपए की मिलती थी। उसने 18-19 रुपए की शीशी नहीं खोली। शायद पहले भी कोई गया हो या ना गया हो, तो हो सकता है उसने कतरे मांगे तो उसने कहा मैं नहीं देता, तो उसको दी ना उसने। कहता है एक शर्त मैं दूंगा कि मुझे कतरे भी दोगे। तो मैंने कहा यार लास्ट शीशी से डाल, मैं शीशी मैं कह रहा तू देखना ले जितने मर्जी डाल ले। तो मैं आज से 30 साल पहले एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सच्ची बात है मैं गुमान में नहीं था एंथ्रेक्सिनम कोई दवाई होगी। ये भी हमने नूर मोहम्मद से ली है। उसको अंदाजा लगाओ कि आज से 40-50 साल पहले भी वो एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल कर, और आज ये मैंने एंथ्रेक्सिनम लोगों को इंट्रोड्यूस कराई पिछले 25-30 साल से। तो एंथ्रेक्सिनम इस्तेमाल होने ये कभी किसी क्लिनिक पे थी ही नहीं। तो जब आपके पास एंथ्रेक्सिनम ही नहीं है तो आपने कौन सा ये वीपिंग जो वुंड्स है आप ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? भाई आप तो उसकी सलाहियत ही नहीं रखते। हम तो एंथ्रेक्सिनम उठा के कहाँ यूज करते हैं। आप अगर जब जाके एंथ्रेक्सिनम को आपको पढ़े, आपको मजा आ जाएगा। और जिस किसी ने पढ़ी भी होगी तो किसी से पूछा भी हो तो उसने कहा इसको इस्तेमाल ना करी, मारा जा सकता। ये तिल्ली के कैंसर से बनती है एंथ्रेक्सिनम। और मैं कहता हूँ ये होम्योपैथी के लिए और मरीजों के लिए जिनके इन्फेक्शन, जिनके जिल्द के भी मसाइल है, ये उनके लिए खुदा की तरफ से एक रहमत है। अब कॉमन पैथोजेनेसिस क्या है जी? स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिखा होता है ग्राम नेगेटिव कौन है तो ग्राम पॉजिटिव है। चलें आगे चलते हैं। कॉमन पैथोजेनेसिस यंग एडल्ट सेक्सुअली एक्टिव कौन सा? जब बच्चा सेक्सुअली एक्टिव 12-13 साल का होगा। मैं वहां भी बोल के आया हूं कि मेरे शहर में के और अब तो मेरे रूरल एरिया में भी बड़ी बीमारी है जिसको हम कहते हैं विनल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है पहले होती थी गोनोरिया होता था, सिफिलिस होता था, अब तो और बड़ी हो गई है, कुलाई हो गया आपका, क्लैमिडिया बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, बहुत सारे चीज़ें सेक्सुअल। पहले बहुत कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड क्या होता था? गोनोरिया होता था। तो वो कहता है यंग अडल्ट। देखिए यहां भी आपको एज नजर आएगी। जब नाइजेरिया आएगा, जब गोनोरिया आएगा, तो किस एज का बच्चा तो नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी उसको तो नहीं हो सकता ना, या तो वो माँ बाप से इनहेरिट करेगा। तो आप उसको तो लेबल नहीं कर सकते ना। हो सकता है माँ के पेट से 2-4 ले आए हो, लेकिन सारे बच्चे तो नहीं है। ये वेल स्टोर द जो आपकी प्यूबर्टी एज होती है, बालक होते हैं, तो फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, तो फिर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया, इसलिए उसने यंग अडल्ट लिखा है। गोरों ने बड़े जबरदस्त काम किए हुए हैं। गो के उनके पास ये हल नहीं है इनके, लेकिन काम उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बड़ी जबरदस्त की है। और जब आप जो हमारा लॉ ऑफ सिमिलर है, इसका पहला हिस्सा है कि आपने डायग्नोसिस बनानी है। पहला हिस्सा, जब आपको पहला हिस्सा ही नहीं आता तो आपने दूसरा हिस्से का कोई फायदा नहीं। कोई कहता मैंने कारा रखा, मैंने कौन रखा, मैंने फलानी प्रॉपर्टी रखी है। वो भाई मेरे, आपने डायग्नोसिस बना के उसके अंदर डालनी है ना। वो कोई वली पैगंबर तो नहीं उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ। आपने जो उससे मांगना है उसने आपको निकाल के बाहर फेंकता है। क्यों जी? उसने खुद से तो कुछ नहीं देना। आपकी केस टेकिंग ही सही नहीं है, आपकी अप्रोच ही सही नहीं है। और अप्रोच ये है कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी आती है, आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी आती हो, आपको डिफरेंशियल मेडिसिन आती हो, तो फिर एक आप कामयाब डॉक्टर।
आज हम आपको बता रहे हैं कि आर्थराइटिस कितनी किस्म के हैं भाई, आपने डायग्नोसिस बनानी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और ये जो आपको हम मेहनत बता रहे हैं ना, हम इसके साथ आपको अपना 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस भी साथ शामिल करके दे रहे हैं भाई। आपको तो वहम गुमान में भी किसी के एंथ्रेक्सीना नहीं जा सकती। हम अपना एक्सपीरियंस साथ आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं कि मेरा सिस्टम पले फले फले। प्रोस्थेटिक जॉइंट, वो जॉइंट जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल जॉइंट पड़ा होगा, उनके अंदर भी बड़े चांसेस होते हैं। अर्ली इन्फेक्शंस, स्टेफिलोकोकस ग्राम नेगेटिव, लेट इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, लो वायरलेस ऑर्गेनिज्म, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज फंगी, कैनाडिडा, एस्परगेलस और मायोबैक्टीरिया। इम्यून कॉम्प्रोमाइज जब होगा तो क्या होगा, उसके अंदर फंगी, फंगी दो बड़े हैं जोड़ों में आते हैं, एक क्या है कैनाडिडा है और एक क्या है एस्परगेलस है। एस्परगेलस भी पोटेंटाइज हुआ आ गया है और हम तो बड़े अरसे से इसको यूज करते हैं। आप एस्परगेलस भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैनाडिडा भी होना चाहिए और मायोबैक्टीरिया। मायोबैक्टीरिया क्या, टीबी, टीबी का जो लसोर है उसका इस्तेमाल। आप टीबी के आपके पास बेशुमार रेंज आ गई। और मैं आपको बताऊं, जहां जॉइंट की टीबी आएगी, जहां जॉइंट की टीबी आएगी, उसमें ड्रोसा भी बहुत अच्छा काम करता है। आप जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे डिस्पेंसरी में काम करते हैं, जब भी जोड़ों का मर्ज आता है तो हमें डोरिनम ड्रोसरा का इस्तेमाल कसरत से। मेरे पास जो भी जोड़ों का दर्द आएगा, हम मेडोरिनम ड्रोसरा का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। हम कोई नुस्खा हम नहीं लिखते जहां मेडोरिनम हम ड्रोसरा ना लिखते। लोग तो कहते हैं डोसा काली खांसी की दवा। डोसरा हड्डियों की जान है। आपको पता है डोसरा का जो फूल होता है, इतना खूबसूरत फूल होता है, उस पर बड़े जैसे शहद होता है इस तरह के क्रिस्टल्स लगे होते हैं। जो ही उस पर कोई चीज बैठती है, कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है ना, जो ही पहले इस तरह ओपन होता है, जो ही बैठता है ना यूं बंद होकर उसको हड्डियों समेत खा जाता है। ये पहला पौधा है जो इसको खाता है, इनको कीड़ों को। पहला पौधा है जिसकी खुराक है कीड़े मकोड़े, यूं बंद होते हैं, उसको हड्डी समेत नहीं खा जाता है। इसका मतलब यह है कि ड्रोसरा हड्डियों को खाने वाली दवाई है। ये ध्यान में रखे इसकी फिलोसफी। यूं हड्डी को तोड़ मोड़ के खा जाता है, उसके अंदर जो भी कीड़ा होगा, जो भी उस पर इंसेक्ट बैठेगा या कोई भी, उसको यूं बंद होके निकल जाएगा। जैसे आपका एक और पाइथन है, सांप है जैसे, वो जो बड़ा होता है, वो चीजों को यूं ही हड़प करके बगैर हड्डी समेत निकल जाता है ना। देखा होगा आपने, बड़े बड़े जानवरों को खाया जाता है हाँ, जिसको, हाँ जी, देखा, उसको पाइथन भी कहते हैं और भी कुछ हो सकता है। पाइथन हमारी मेडिसिन भी है हाँ, तो ये हमारी मेडिसिन भी है। अब वो भी यही काम कर सकता है। पाइथन, पाइथन भी क्या करता है कि पूरे पूरे जानवर खा जाता है इस तरह। तो वो भी आप हड्डियों के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसके। अब तो खुदा ने देखे, मैं तो हनीमन का वो फ्रोजन मुझे याद आता है, और आज हनीमन की रूह कितनी खुश होती होगी कि हजारों दवाइयां बन गई। कमाल है यार, उस बंदे की रूह खुदा गवाह खुश होती होगी। उसने कहा है कि मेरे पास इस वक्त बहुत थोड़ी दवाइयां हैं। जब होम्योपैथिक तर्ज पे दवाइयां हजारों होंगी तो हम हजारों बीमारियों का इलाज करेंगे। ठीक है ना। अब कितनी बड़ी रेंज होगी है दवाइयों की। अब हमारा जो है ना दिमाग है कि हम अपने इसको साथ साथ अपने दिमागों को खोल के रखें। आपको लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप लोगों को कहेंगे वो नहीं जी नहीं, ये क्या इतनी इतनी, क्योंकि उनकी मेमोरी नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है लोगों की। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके, हमने 8 अरब आबादी का इलाज करना है भाई, हमारे पास इतनी दवाइयां होंगी तो हम इतनी डिजीजेस का इलाज करेंगे ना। इसके लिए तो ओपन उसने कहा है
organism clinical staphylococcus healthy most common overall skin breakon, ये उसने कहा कि कहां से ये फैलेगा, मोस्ट कॉमन स्किन फटेगी अंदर चला जाएगा। स्टेप्टोकोकस हेल्दी एडल्ट स्प्लीनिक डिसफंक्शन, और स्प्लीनिक डिसफंक्शन ये उन लोगों को भी हो जाता है कि जिनके स्प्लीन कंप्रोमाइज है, बढ़ी हुई है, वो ठीक नहीं है, तो ये स्प्लीनिक कोई डिसफंक्शन होगा तो स्टेप्टोकोकस उनको भी हो जाएगा। नाइजेरिया गोनोरिया हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी यंग एडल्ट एसोसिएटेड विद टेंसोनोवाइटिस वेस्कुलर पेस्टुरल लेट complement deficiency नेटिव synovial fluid कल्चर एंड ग्राम लेवल। वो बात कहता है ये synovial fluid नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये जो नाइजेरिया है ना, ये कई साल लोगों के जोड़ों से नहीं निकल, इसलिए हम पिछले 30 साल से मेडोरिनम का जोड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल से हम डोसरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल हम डिस्ट्रैक्शन जो बोन की उनमें हम सिफ्लिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले बड़े काफी अरसे से हम स्ट्रेप्टोकोकस का जो इसमें जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसके आगे जी एरोबिक एनोरोबिक इम्यूनो कंप्रोमाइज होस्ट होगा तो उसको ये होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गैस्ट्रो, ये आपकी आंतों से आएगा। ये ब्रोसीला है, ये जूनोसिस, ये भी जानवरों की तरह उस तरफ से आएगा। और मायोबैक्टीरिया जो है, ये भी टीबी जो है कहाँ आती है, जब आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। फंगल कहाँ होगा, जहाँ इम्यूनस, ये आपको कहा है कि ये किन किन लोगों को ये हो सकते हैं। स्पायरोकाइट्स, अच्छा बोरीलिया जिसका मैं आगे जिक्र कर रहा था, ये लाइम डिजीज बनाता है। एक्सपोर्ट टू टिक्स, वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये मक्खियां, ये इनके जरिए आपको लगता है। और माइकोप्लाज्मा इम्यून कंप्रोमाइज होस्ट प्योर यूरिनरी ट्रैक्ट मैनिपुलेशन। ठीक हो गया जी। ये आपको हम सोर्स भी बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए हमने एक बड़ा आसान तरीका बताया जी आपको। आप उसकी सिरिंज से लें, फ्लूइड लें, कल्चर कराएं, सारी सरदर्दी, इतनी लंबी पढ़ाई भी आपकी खत्म। पढ़ लें तो अच्छी बात है, लेकिन हमने आपको एक बिल्कुल शॉर्टली एक हाल बताया कि उस पास लें, उसका पानी लें, उससे कुछ भी निकालें, आप उसको कल्चर कराएं, आपकी डायग्नोसिस, पूरी डायग्नोसिस बन गई। एक लाइन में आपकी पूरी डायग्नोसिस बन गई। टीबी है, स्टेप्टो है, जो भी है। और आज जो ना देखें आप, पूरे पाकिस्तान से वो लोग, पूरे दुनिया से वो लोग, होम्योपैथ डॉक्टर जो है, वो मुझसे लोगों से राब्ता है, वो कहते हैं जी जब से हमने कल्चर कराने शुरू किया हमारी प्रैक्टिस को 4 चांद लग गए। नेक्स्ट, साइड अफेक्टेड बाय बैक्टीरियल आर्थराइटिस, साइड बता रहा है आपको। शोल्डर कितने %? 5%, एल्बो 8%, रिस्ट 6%, हिप जॉइंट 15%, 45% क्या है, नी जॉइंट। जब भी नी जॉइंट पकड़ा जाएगा आपके जहन में होगा आ गया जी। मतलब 45% लोगों के नी जॉइंट पकड़े जाते हैं। और अक्सर देखो ये बैक्टीरिया जो होता है ना, ये जो आपकी इंसानों के दुश्मन पैथोजेंसिस है, अब वो जॉइंट के पकड़ के आपको बैठा देता है, रिस्ट्रिक्ट करा दिया उसने, चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तो घुटने का जोड़ ही पकड़ा हुआ तो चलेगा कहां से। और एंकल में 9% है।
बैक्टीरियल आर्थराइटिस रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? डायरेक्ट एंट्री इनटू द जॉइंट स्पेस और स्किन फटती है, तो वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसे इंटर होता है। स्टेफिलोकोकस स्किन से ज्यादा आता है और ब्लड स्ट्रीम से, और फिर जाए में ये आ गया उसमें स्किन में। ये ध्यान में रखें कि स्किन की बेशुमार जो पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी हम देखते हैं, तो ये स्टेफिलोकोकस बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, different types of bacteria and their infection, staphylococcus aureus, ये स्टेफ इन्फेक्शन इसको कहते हैं। स्टेफिलोकोकस स्टेप थ्रोट इसको कहते हैं। देखें आपके लिए कितनी शॉर्ट भी चीजें हमने डाली हैं कि क्या होगा। स्टेफिलोकोकस स्टेप इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस स्टेप थ्रोट, गले से आता है ना। जब भी स्किन से आएगा मोस्ट कॉमन स्टेफिलोकोकस होगा, जब आपका गले से आएगा मोस्ट कॉमनली स्टेफिलोकोकस होगा। आपको बता कर वो डॉक्टर साहब पहले तो गला पकड़ेगा फिर जोड़ पकड़ेगा, तो फिर समझो आपका वो जो स्किन वही जी इन्फेक्शन होया जी बाद जोड़ भी पकड़ेगा। नाइजेरिया गोनोरिया, गोनोरिया इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, और मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस कहीं भी हो सकती है। आपकी दिमाग की टीबी, आपके फेफड़ों की टीबी, पहले तो जमाने में आप सुनते थे ना लंग्स की टीबी होती है अब, और ये भी लंग्स से भी आ जाती है जोड़ों में। ये ध्यान में रखें, टीबी पहले हुई है लंग्स की और वो शिफ्ट कर गई है जोड़ों में। टीबी लंग्स में हुई है, वो शिफ्ट कर गई है ब्रेन में। टीबी लंग्स में हुई है, फिर वो कन्वर्ट हो गया कैंसर में। तो ये ध्यान में रखें, और खुदा का शुक्र है, खुदा ने होम्योपैथी पे एक बड़ी मेहरबानी की है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस हमने बनाई है जो ड्रग रेसिस्टेंस है, कि खुदा की देन है कि जिस पे एलोपैथिक वाले परेशान है कि टीबी जो ड्रग रेजिस्टेंस है, हमारी दवाइयां नहीं काम कर रही, और हमारा वो देखें अल्लाह ने हमारे पे मेहरबानी किया कि हमें वो बैक्टीरिया मिला रेजिस्टेंट, और हमने उससे पोटेंटाइज किया, और कल परसों हमने मुल्तान में इसको हमने लॉन्च किया है ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस को, और इससे बेशुमार दुनिया के लोगों को फायदा होगा, खुदा की मखलूक को इससे फायदा होगा, जो जिनको 4 दफा 5 दफा 2 दफा। कल भी मेरे पास बंदा आया, कहता मैंने जिंदगी में 6 दफा ट्यूबरकुलोसिस के कोर्सेज किए और अब ब्लड कैंसर में मुब्तला था। कल 6 कोर्सेज लिए मैंने, जबकि टीबी का एक कोर्स कहते हैं एलिमिनेट कर देती है। 6 कोर्सेज। ब्रोसीला नहीं, बोरीलिया। बोरीलिया क्या करता है? लाइम डिजीज। चलो जी, हम लाइम डिजीज को थोड़ा देखेंगे भी। माइग्रेटरी होता है। गोनोरियल जो मैंने कहा ना, ये शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग में आपके पास बड़ी रेंज है दवाइयों की, मैंने रेपिटी भी उठा के लगाई है। शिफ्टिंग में आपकी पल्साटीला शिफ्टिंग है, काली बाइक्रोमिक काउंट की शिफ्टिंग है, आपकी कालमिया शिफ्टिंग है, आपकी लीडम शिफ्टिंग है, आपकी स्टिलेरिया शिफ्टिंग है, और आपने बेस को बनाना है कि आपको इसको शिफ्टिंग डिजीज में जब भी आएगा आपने मोडोरिनम को जरूर देना। जब आप मोडोरिनम का निचोड़ लगाएंगे तो वो उसको, चाहे आप स्टिलेरिया देते हैं, चाहे आप पल्साटीला देते हैं, चाहे आप आर्निका देते हैं, चाहे काली सर्व देते हैं, ये सारी शिफ्टिंग की है, चाहे काली बरवैकम देते हैं। कॉमन इन यंग एडल्ट, अच्छा डर्माटाइटिस है। अब देखें जो स्किन के डर्माटाइटिस है, आप स्किन डर्माटाइटिस है, अब आप रीजन आपको क्या, ओ सर जी मुझे डर्माटाइटिस है, तो आपको अगर गोनोरिया को पता ही है तो आप डर्माटाइटिस को क्या ठीक करेंगे? टेंडोसाइनोवाइटिस है, टेंडर है, और साइनोवियल झिल्ली भी पकड़ी जाती है, तो फिर भी गोनोरिया है। कॉमन इन यंग एडल्ट है, रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीबायोटिक, वो कहते हैं एंटीबायोटिक को। आगे चलते हैं। गोनोकोकल आर्थराइटिस फैक्ट ट्रिगर्ड बाय गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
ट्रीटेड विद, वो एंटीबायोटिक करते हैं, मैं अपनी आपको बता, मोर कॉमन इन वुमन देन इन मैन, ये ज्यादा कॉमन औरतों में है। और आप यह ध्यान में रखें, ये जोड़ों के दर्द ज्यादा औरतों को है बनिस्बत मर्दों के, क्योंकि जो थोड़ा सा भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो ड्रॉपलेट है, जो क्योंकि औरत एक पॉट होती है और उसमें ड्रॉपलेट होता है बैक्टीरिया, तो उसमें ज्यादा फैलता है। समझ आइए आपको? अफेक्ट लार्ज जॉइंट लाइक नीज एंड एंकल, पहले जोड़ घुटने का पकड़ जाए। आप मेरी यहाँ रजिस्टर पड़े होंगे मेरे 1993 के, 1994, 95, 96, 2000, पहले देखें वहां भी मेडोरिनम ड्रोसरा लिखी हुई है, वहां भी मेडोरिनम ड्रोसरा लिखी हुई है। आगे चलें। आर्थराइटिस चेंजेस इन द राइट नी, कल्चर ऑफ फ्लू, टेस्ट पॉजिटिव फॉर गोनोरिया। अब ये देखे ना, ये जोड़ से उसने ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ये डॉट ब्लैक प्लग देखिए ना, ये बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है जोड़ के अंदर, यहां से उसने निकाला है। आगे चलते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस, क्रोनिक मोनोआर्थराइटिस हिप और नी, कोल्ड जॉइंट बदल गया, उधर कोल्ड जॉइंट आ गया विद मिनिमल फीवर, इसके साथ बुखार कम है, कोल्ड जॉइंट है। एक दवाई आपको मिलती है जिसपे लिखा हुआ है, उसको नाम है ग्वाइकम। ग्वाइकम का जॉइंट गर्म होगा और वो ठंडी चीज लगाना चाहते हैं उसको। आप जाके ग्वाइकम को पढ़े ना, तो उसका जोड़, अब जोड़ गर्म किसका था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जोड़ गर्म होता है, तो वहां आपने ग्वाइकम का इस्तेमाल। अब लोग उठा के ग्वाइकम का कहाँ इस्तेमाल करें, लेकिन फायदा कोई, ओ जी मैंने ग्वाइकम भी दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ भाई ग्वाइकम तो वहां दी जहाँ जोड़ गर्म था, तो वो तो वहां काम करेगी ना। आप ग्वाइकम के जब उसी मोडालिटी में लिखा है कि ये मतलब गर्म जोड़ उसका होता है, उसको ठंडा रखना चाहता है। अक्सर लोग जोड़ों को गर्म रखना चाहते हैं, ये होता है ना, वो उसको ठंडा रखना चाहता है ग्वाइकम का। ग्रेजुअली जॉइंट डिस्ट्रक्शन होती है इसकी, जो ट्यूबरकुलोसिस की जॉइंट की जो डिस्ट्रक्शन होती है वो ग्रेजुअल होती है, एकदम नहीं होती। एक पड़ेगा उसको आस्ते आस्ते खाएगा। पेरियोडिक आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, लोगों ने अपना नाम सुना होगा कि ऑस्टियोपेनिया जी, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से पहले वाली स्टेज को ऑस्टियोपेनिया कहेंगे। और मार्जिनली ओरिजिन होगा, और इस पे ओरिजिन होगा कि वहां चीजें उभर के भी आई हुई होती है। जॉइंट स्पेस नैरिंग, जोड़ जो है ना आपके तंग हो जाएंगे। दिस इज द गोनोरियल इन्फेक्शन। आगे सॉरी ट्यूबरकुलोनियम, ट्यूबरकुलोर बेसिलाई है जी, ऑस्टियोआर्टिकुलर, ये क्या है, ओब्लिक ओब्लिगेट एरोबिस, लंग से ये उठता है, मैंने पहले भी बोल गया हूं कि लंग से उठेगा और फिर हड्डियों के जोड़ों पे आएगा। टीबी लंग से, कहां से उठेगा, लंग से उठेगा और इधर आके बैठ जाएगा। आगे चलें। अब मजे की साइंस आपको बताता हूं मैं। ये आपको स्किन पे बाहर नजर आ रहा है, ये कौन सी जगह है, ये जगह है ना, ये जगह है। एंड 80 केस हमने वहां से उठा के आपके लिए लगाया कि 18-year-old फीमेल present with a gradually progressive soft film swelling over her mid upper forearm for 2 months, suggestive of the cold abscess. X-ray suggested of the lytic lesion on the diaphysis of the ulna with a significant soft tissue. ulna और ये जो fibula ये इसके उसमें आता है। Swelling around the suggestive of infectopathology, finally diagnosed then sensitive to TB. अब ये है TB का वुंड बना।
इधर आप देखेंगे कि ये शाफ्ट आ रही है अल्लाह की और इसके ऊपर एक ओरिजिन हुआ है। ये देखे ना, वो ओरिजिन आपको बोन के अंदर भी इसने दिखाया एक्सरे की। ये देखे ना, रब्ट हुआ है। ये तो देखे ना, ये है एक, देखे ना आपको यहाँ एक चीज उभरी नजर आती है और इसके बीच में आपको एक छोटा सा ब्लैक ऐसे लाइन नजर आती है। ये बेसिकली टीबी है। ये बेसिकली, और बाहर से उसको यूं नजर आ रहा है। अब ये हड्डी के अंदर दाखिल हो और ये खाते खाते इसको खा जाएगी। ये ए और बी के अंदर आप ये देखें। नेक्स्ट आगे कोई और दिखाएं एक स्लाइड। अब एक और उसने जोड़ आपको दिखाया कि ये जगह है, ये जॉइंट है और ये आपको उसने टीबी का जख्म दिखाया है। और ये टीबी का जख्म जब हम एक्सरे में देखेंगे तो ये सारा जो व्हाइट कलर का ये क्या है, ये पस है। ये जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है ना, ये उस जोड़ के अंदर है। ये सारी पस का है। जब आपने एक्सरे देखा ना तो बाहर से तो एक छोटा, आपने एक्सरे देखा तो व्हाइट सारा आ गया, आपको जहन में कि टीबी है, सारी इंफेक्शन फैला। ये व्हाइट पस नजर आ रही है, देखें जी। और हम आपको बताएंगे कि हम टीबी कैसे जोड़ों की ठीक करते हैं। क्या मजा का आपका। अब यहां देखें, हमने यहां भी एंथ्रेक्सिनम लगानी है, फिर हमने यहां बेसिलिनियम लगानी है, फिर हमने ग्रेप। हम यहां दो अप्रोचेस रखते हैं। एक तो यहां बोल टीबी की जो बड़ी दवाई है, दो बड़ी दवाइयां हैं, एक सलेशिया है और एक फास्फोरस। हम फर्स्ट ट्राई की जो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो सलेशिया के मिलते हैं, ये ध्यान में रखें। तो हम बेस एंथ्रेक्सिनम बेसिलिनियम ग्रेफाइड किए गए डोज बना के फिर हम सलेशिया पे आ जाएंगे। फिर हम हड्डियों की टीबी में हमें सलेशिया बहुत सपोर्ट करती है, हमें फास्फोरस। हम इसमें ऑरोमेट का साथ एज ए कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का। मेरे पास एक हकीम साहब आते थे सुलेमान, बड़ा रश होता था उसके पास, उनके गुर्दे फेल हो गए तो मेरे पास आते थे। मैंने कहा यार तूने अपनी, बहुत मरीज देखता था गुजरखान में से, मैंने कहा यार बासिल तुझे अपनी जिंदगी का कोई निचोड़ मुझे बता, कोई जिंदगी का निचोड़ है तुम्हारी जिंदगी का, क्योंकि वैसे देखे ना फंसा हुआ था बुरा, और अल्लाह ने उसे बड़ा अरसा जिंदा भी रहा। तो मुझे कहने लगा कि ओरोमेट सोना मैं टीबी में इस्तेमाल करता हूँ उसको मार के, तो मेरे बहुत ज्यादा रिजल्ट है ट्यूबरकुलोसिस। मैं कहता हूँ हम भी टीबी में ओरोमेट का इस्तेमाल करते हैं, हम हड्डी की टीबी में ओरोमेट का इस्तेमाल करते हैं और हम पिछले 30 साल से करें। हाँ जी जारी रखिए ना, आगे चलते हैं। देखा ना टीबी का आपका, और अब तो आपके पास जो टीबी का जख्म नहीं ठीक हो रहा, आपके पास तो ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस भी आ गई है। क्यों जी? अब जो हमारे पास टीबी का जख्म फर्ज करें कोई नहीं भी ठीक होता तो हम जो आज ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस भी हमें होता है। इसमें भी थोड़ा ही है, चल दे दे। और ये मैंने लेक्चर पता सुबह बनाया है जी, हम तो रात सफर में थे 2-3 दिन बने, लेकिन खुदा से दुआ की बहुत अच्छा बन गया। ये जख्म नजर आ रहा है आपको, और जब हमने इसका एक्सरे लिया तो ये सारी पस भरी है पूरे शोल्डर उसके अंदर। जो ही हमने देखा ये डायग्नोसिस बन गई, इसका मतलब इसके पास पहले दिस इज द टीबी, और ये अब हड्डी को खा जाएगी। आगे चलते हैं जी। ये पाँव पे भी जख्म है, ये उसका इंटरनल उसने देखा तो ये भी पास अंदर गई हुई है, ये आपको नजर आया बाहर से, और फिर अंदर ये पास पड़ी है। आगे चले, ये जोड़ है टीबी का, ये जहां उसने एरो दिया है, ये कोने से जो हड्डी उड़ा के नहीं ले गया,
खा गई है टीबी हड्डी। ये एक्सरे पे यूं नजर आएगी, ये हड्डी कोना कोना ही उड़ा के खा गई है। और ये यकीन माने हमने ऐसी कई 100 हड्डियों वाले ये हड्डी रिवर्स करके वापस ग्रो करती है यहाँ पे। और दुनिया की कोई साइंस इस बात को मानती नहीं। जब एक दफा नेक्रोसिस शुरू हो गया, कैरिज शुरू हो गया, तो दुनिया की ठीक नहीं। ये रिवर्स करेगा, ये जोड़ रिवर्स करेगा। आप इसको एंथ्रेक्सिनम दें, आप इसको बेसिलियम दें, आप इसको ड्रोसरा दें, आप इसको ओरोमेट दे के सिलेशिया पे आए, मुसलसल इसको रिवर्स करेगा। ये हील होगा जोड़ और हड्डी ग्रो करेगी। ये जितने हमने हजारों ये छाननी के देखे ना, इसके ऊपर इसके जोड़ को देखें, इसकी ये जहां एरो इसके नीचे देखें, हड्डी सारी खाली पड़ी है। बिल्कुल देखें ना, बहुत ही लाइट, इसके अंदर थिकनेस है ही कोई नहीं। एक बच्ची है, उसकी यहां से हड्डी इस तरह की थी और छोटी हड्डी थी। ये फीमर बोन थोड़ी मोटी होती है ना, बिल्कुल पतली थी। एक सर्जन साहब, मैं नहीं नाम लेता, उन्होंने ऊपर से भी काटी, नीचे से भी काटी और उसको ग्राफ्टिंग की, पीछे बोन दूसरी जगह ले गए थे ग्राफ्टिंग की, वो जुड़ी ही नहीं। 2 साल बच्ची सफर की, उसने मेरे पास आई और हमने उसका 6 मंथ इलाज किया और ये हड्डी दोबारा ग्राफ्ट की, हड्डी दोबारा जुड़ी। हमने बेस क्या किया, हमने एंथ्रेक्सिनियम, ट्यूबरकुलोसिस बेस, बेसिलियम लगाई, रेफर लगाई, सिलेशिया लगाई और फिर मैंने मसल को नीचे ऐसे खींच के लाने के लिए हम रोज रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते थे। मुझे 6 महीने लगे, इतना गैप दोनों तरफ सब जल्दी जॉइंट हो। तो हड्डियों में तो होम्योपैथी बड़ा कमाल की साइंस है, हर सिस्टम में कमाल की साइंस है, अगर आपको इस तरह से समझ के इलाज करें। आप इस तरह से देखा ना, कोना उड़ा हुआ, अक्सर आपके पास जोड़ जुड़े हुए आते हैं, ऑस्टियोफाइड जो निकलते, कुछ नहीं बीच में से खत्म हो जाता है। और मैं आपको दोबारा हम 2-2, 4-4, 6 महीने जब इलाज करते हैं तो पूरी लाइन दोबारा बनती है, हड्डी के अंदर स्ट्रेंथ आती है, जोड़ अपनी नई शेप लेता है। मसला पता क्या है? मसला मैं आपको बता रहा हूं। मसला ये है कि मैं ये केस अगर पब्लिश करता हूं तो 8 अरब आबादी के तो मैं नहीं देख सकता। हम अपने होम्योपैथ डॉक्टर को क्या ट्रेन कर रहे हैं कि आपके पास जब हम आपके पास जब केस आए तो आप इसको ठीक करने की सलाहियत रखते हो। अब मैं कहूंगा कि ये ठीक हो जाता है, कल जब मेरे किसी होम्योपैथ के डॉक्टर उसकी दस्तरस ही नहीं है, उससे तो ठीक ही नहीं होगा। लोग कहेंगे जी उसने तो कहा था ठीक होता है। जिनसे हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग इन बातों को समझें। और इतनी समझ जो मैं आज बोल रहा हूं, कुछ बहुत ज्यादा समझ की इसमें जरूरत है। सिंपल है ना, भूल भुलैया नहीं है ना, सीधे सीधे टारगेट है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और हम अपना ये सारे जिंदगी की एक्सपेरिमेंट हम भेज तो नहीं रहे ना किसी के साथ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस पे अमल करें। अब ऐसे बीच में खबीस लोग हैं जो डिट्रैक्ट करेंगे लोगों को, जो सिर्फ होम्योपैथी को खाते हैं। उनका नाम क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? जिनकी अपनी कोई रोजगार नहीं होता। वो आप पेट के कीड़े हो गए, आपके सर की जुएं होंगी, दूसरों पे इन्हिसार करते हैं और उसको खाते हैं और फिर उसका नाम भी नहीं लेते। दिस इज द पैरासाइट। मुझे तो नहीं खा रहे ना, होम्योपैथी को खा रहे ना, ये होम्योपैथी के पैरासाइट्स हैं। इन पैरासाइट से जब तक होम्योपैथी जान नहीं छुड़ाती है, हमारा पीछा कहाँ चाहते हैं। वो बच्चा ग्रोथ ही नहीं करता जिसके पेट में कीड़े होते हैं। पेट में कीड़े क्या है? पैरासाइट। मलेरिया क्या? पैरासाइट है।
तो मैं जब बात करता हूं कि इन पैरासाइट से जान छुड़ाएं, अब मेरा लेक्चर जा रहा होगा ना, ये पैरासाइट को बीच में से बोलेगा ओ यार ये क्या ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे हैं, मत करें ऐसा। कुछ आता नहीं है तो इस तरीके है ना, हम किसी के आगे अपना सिस्टम बेचने नहीं भाई, हम ये सिस्टम वो पुराना सिस्टम है जिसको खराब किया गया है, ये वो पुराना सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त के दौर के लोग, अनीमन उसके लोग सारे ये सारी पैथोफिजियोलॉजी जानते थे, उनको सब पता था। इनको पता कोई नहीं, इनको पता टीबी कैसे खाती है। ये इधर आके खड़े हो ना, बताएं मुझे ये, अब हम सिर्फ एक्सरे दिखाते हैं जी, हम सिर्फ एक्सरे दिखाते हैं, हम बताएं इसको क्या है। गोट है तो उसका अंगूठा सूजा होगा ना, एक्सरे देखेगा, दिस इज द गोट। ये क्या है, ये जब देखेगा हड्डी खाई जा रही है तो उसको पता नहीं चलेगा क्या ये टीबी है। वो पस वाला देखेगा तो टीबी है, एक्सरे डायग्नोसिस बनाते हैं, आके खड़े हो गए, हमें भी बताएं ना। ये देख के तो आगे काम चलाएंगे, लेकिन मैं नया टॉपिक पे हूँ तो वो तो उनको पता ही कोई नहीं। हमने ऑटोइम्यून डिजीज हमने शुरू की, या मैं जब से होम्योपैथिक आई, जब से होम्योपैथिक आई, किसी ने एज वाइज डिजीज पे कोई सीरीज देखी है? और मैं पहला आदमी हूं जिसने एज पे हमने पूरी सीरीज की। आपको ऑटो हेड टू टो किसी ने कोई इमरजेंसी की है? हमने की है। ऑटोइम्यून डिजीज किसी ने हमसे पहले की, अब तो लोगों ने लिखना शुरू, किसी ने की, हमने की है। ये हमने नहीं की, ये खुदा ने हमसे करवाई। वी स्ट्रांगली बिलीवर कि अल्लाह जिसको चाहे वो देखे, और हमने, खुदा ने हमें दिया, हमने लोगों तक पहुंचा दिया, हमने लोगों तक पहुंचा दिया। जितना जितना हमें मिलता जाता है हम पहुंचाते जाते। आज तो आपको मजा होगा ना कैसे टीबी हड्डी के खा दिया। जब आपको किसी बात का इल्म हो जाता है, उससे बड़ा नशा ही कुछ नहीं। फिर आपको साथ साथ पता चल रहा है कि ये साथ साथ दवाइयां भी काम कर। आप यकीन माने टीबी की कॉम्प्लिकेशन, आपको बोन की तो मैंने सिलेसिया बताई है, आप फास्फोरस, सिर्फ आर्सेनिक आयोडाइड को और उसके टीबी के रसोल को याद रखें, आप दुनिया में तहलका मचा दें। मैं मुल्तान में मैं एक केस रिपोर्ट करता हूं, मेरे पास तो सैकड़ों हजारों केस है, मैं यहाँ फिल्में चला सकता हूं, मैं सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर सकता हूं, लेकिन जब वो लोग उमड़ के आपके पास आए तो आपने उनका साथ क्या करना है। ये रेवलेशन के लिए पूरी टीम तैयार हो कि जहां जहां बंदा पहुंचे उससे फायदा पहुंचता है ना। सही, हमारा मिशन ये है, हर क्लिनिक पे फायदा पहुंचना चाहिए, हर क्लिनिक पे फायदा पहुंचना चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है बोन टीबी को ठीक करना, इसको आप मामूली बात ना समझें। 40 साल 20-20 साल आपको जब क्लिनिक में टीबी के जख्म मिलेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि लोग कितना सफर कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता लोग कितना सफर कर रहे हैं। और हमें जहां से खुदा ने दिया, हमने स्टडी की, हमारी सोच पैदा हुई और हमने फौरन उस पर पहले तजर्बे किए। मैंने कोई बात कभी भी आके यहाँ नहीं बताई जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमें लोगों ने कहा, जब मैंने क्लिनिक खोला ना, मेरा क्लिनिक जब मैंने पहली दफा खोला फुली कारपेटेड था, एसी लगा हुआ था, पहला क्लिनिक कारपेटेड क्लिनिक ISO 93 में सवाल ही नहीं पैदा होता। फुली को एयर कंडीशन था, कारपेटेड लगा हुआ था, तो मुझे लोगों ने कहा 2000 फीस रख। मैंने कहा नहीं 2000 नहीं रखने, पैसे नहीं कमाने, मरीज बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, तजर्बात करने हैं और फिर लोगों को बताने हैं और फिर होम्योपैथी फैलेगी। हम पहले दिन से हम इस नजरिए के साथ चल, तभी तो हमें कहीं ना कहीं से हमें चीजें मिल जाती हैं, मेरा कहीं ना कहीं से। आप यकीन है, नूर मोहम्मद की औलाद को नहीं पता था कि वो क्या करता रहा, मुझे पता है, मैं उससे कभी हाथ भी नहीं मैंने मिलाया। जिनकी कोख में जिस जन्म जिन्होंने लिखा उनको नहीं पता कि वो क्या कर गया।
अच्छी बात है ना। कई नैनो टेक्नोलॉजी के आ जाते हैं, कई PhD कई आ गए, और टीबी का हमें समझाने वाले ऐसे कहाँ खुदा ने भेजा है PhD ट्यूबरकुलोसिस आया और उसने कर्ज बना ली। ये तो उस जात का करम है। जब आप उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए चलते हैं, फिर आपके लिए वो वसाइल बनाता है, आपके लिए अप्रोच, फिर आपका विजन पैदा करता है ना। ऐसे तो नहीं होता। फिर वो रास्ते आपको दिखाता है। चोरों को तो रास्ता नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। और इल्म की चोरी नहीं हो सकती, इल्म की चोरी नहीं हो सकती। एक से दूसरा इल्म फैलता है। एक चिराग से हजारों चिराग जला सकते, उस चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारे अंदर वो बखल नहीं है, कंजूसी नहीं है, और फिर खुदा आपको नवाजता है। मुझे क्या नवाजता है? मुझे नवाजेगा तो होम्योपैथी को नवाजेगा, होम्योपैथी को नवाजेगा तो इंसानियत की फलाह होगी, लोग ठीक होंगे, थोड़े पैसों में ठीक होंगे। क्या उसकी जात का हम एक होम्योपैथ डॉक्टर्स यकीन माने, हमारे मैट्रिक पास लोग हैं, FA पास लोग हैं, तो जो 18वें से 20वें ग्रेड से ज्यादा दिहाड़ी पैसे कमाते हैं, उन्होंने तो कई ने PhD करते, जितने पैसे होम्योपैथी गली में बैठा हुआ क्लिनिक कमा लेता है। भाई शुक्र करो अल्लाह का। ठीक है जी। आज आपको टीबी की बोन देख के मजा आया होगा। चलें जी। क्लिनिकल सस्पिशियस मायोबैक्टीरियल कल्चर, मतलब आपने वो मैंने कहा ना, इसका तो कल्चर कराना होगा आपका। ये टेस्ट उसने लिखे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉडल क्या है? आपने एक्सरे करवाना है, आपने इसका मायोबैक्टीरियल टेस्ट करवाना है, कल्चर करवाना है, तो आपको मिल जाए। लाइम आर्थराइटिस क्या? बोरेलिया बोर्डोफोरी है। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसको बोरेलिया कहते हैं। और ये क्या है? इंटरमीडिएट और क्रॉनिक मोनोआर्थराइटिस, ऑफन नी इन्वॉल्वमेंट। तो आपका जब आपने वो कराना है, आपने स्टेप, जब आप कल्चर भेजेंगे आपको तकलीफ ही नहीं, यार आपको तकलीफ क्या करनी है? आपने 2 लाइनों का कल्चर लिखना है। आपको आइडेंटिफाई हुई तो लैबोरेटरी आपको भेज देगी कि यार इसके अंदर स्टेफलो है, स्टेप्टो है, गोनोरिया है? मुझे क्या हल नहीं है? आपकी दिमाग सोजी ही हमने खत्म कर दी। आपको नहीं देखना आता कि ये कौन सा आर्थराइटिस है। आप यार सिंपल से कल्चर लिख लेते हैं, तो आपके पास, ये तो अनपढ़ बंदा भी लिख सकता है। कि बड़ी साइंस है जी मुश्किल। बड़ी एक गांव के लोग खुद अपने हमारी लेक्चर सुन सुन के गांव के लोग जो है कई मतलब दफ्तरों के बैठे हुए, वो खुद अपने कल्चर करा रहे हैं और जाके होम्योपैथिक दवाइयां ढूंढ रहे हैं। ये बैठा हुआ ना रिजवान कहता जी 10-15%, 20% डॉक्टरों के पेशेंट्स हैं, बाकी ये 70-80% लोग खुद जाके स्टोरों से दवाइयां खरीद रहे हैं। क्योंकि जब तक आप आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचाते, आपका सिस्टम फ्लरिश नहीं कर सकता। आप जब डाकुओं और जनों के हाथों सिस्टम दे देंगे, वो कोई 10,000 लेगा, कोई 50,000 लेगा, कोई लाख रुपया लेगा, सारे तो नहीं डॉक्टर ली के 450 लेके काम। वो लोग भागते हैं, उधर से भाग के इधर आते हैं, उधर इतनी फीसें, इतनी महंगी, वो बेचारे भाग के इधर आते हैं, फिर इन्हें क्या थक करने चढ़ जाते हैं। अच्छा ये भी कार में बैठे, 2-4 नजर आए खड़े, फिर निकल गया, फेरी लगा के और 2-4 ले आया। तो यार खुदा के वास्ते काम करो, इंसानों के वास्ते काम करो। आपके दर पे लोग टूट पड़ेंगे, उनको आसानियां तो दो ना, उनको आसानियां तो दो ना। खुदा की कसम से अगर सही रास्ते पे भी काम करें, पैसे इतने ही मिले इससे ज्यादा कई गुना मिलेंगे। और वो जिधर जिधर पैसा जाएगा फायदा ही फायदा। बात दफा आप हराम का पैसा कहीं चीज ले आते हो, चीज भी खराब निकल आती है आप बच्चा ही कोई आपका बिगड़ जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों जी? इस तरह ही है ना। इसका मतलब आपको खुदा पे यकीन नहीं।
जब उसने कहा तुम्हें रिज़्क देने का ठेका मेरा है, फिर उस पर तकिया करे ना, रिज़्क देने का ठेका उसका है ना। तो फिर पहली बात में मुल्तान भी यही कहा गया कि रिज़्क का ठेका उसका है, तुम्हारा काम है मानत दयानदारी से काम कर, तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। जब भूखा मरने देगा तो फिर मेरा गिरबान पकड़ना, फिर अल्लाह का वादा ही नहीं है। ठीक हो गया जी। ये जो है ना ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया, द केस लाइम डिजीज, ये इसका पूरा साइकिल दिया है। ये एक लंबा है, आपको इसको समझना, ये जानवरों में भी चला जाता है, बहरहाल इसका लाइफ साइकिल आ गया। आपने सिर्फ कल्चर करा के वो आपने वो निकाल लेना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, लाइम डिजीज आपकी डायग्नोज हो जाएगी। चले जी, ये सारा वो साइकिल आगे चलते। लाइम डिजीज क्या है? स्वेलन पेनफुल जॉइंट एंड डिस्ट्रक्शन। अब यहां से उसने फीवर निकाल दिया। स्वेलन पेनफुल जॉइंट एंड डिस्ट्रक्शन, टूट फूट शुरू हो गई। रेड भी नहीं है। हाँ, रेड भी नहीं। अब बात यह है कि आप ये समझते हैं कि मैं देखें, हमें भी टिप्स पे है चीजें, लेकिन हम बार बार रिपीटेडली केस देख रहे हैं, हम बार बार रिपीटेडली केस। आपके पास तो जॉइंट का बंदा आता है, आप यार उसका टेस्ट करा लें, जोड़े छोड़े लंबे चक्कर में। आसान है ना, दिमाग ना खपाएं, थके ना। हमको आपको ये नहीं कहते कि आटा लो, फिर गूंद, फिर इसमें पानी डाल, फिर इसको पका, तो फिर का हम तो पक्की पकाई आपको कहते हैं ये ले तो खा, तो फिर भी आप ना खा सके तो फिर लानत है। यार रोटी रख के फिर भी ना खा फिर ना खा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर अल्लाह क्या कर सकता है, फिर हनीमन क्या कर सकता है, फिर उन बेचारे जो अंधे हो गए किताबा लिख रहे वो क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। फंगल आर्थराइटिस क्या है? स्लोली प्रोग्रेस। अब फंगल आस्ते आस्ते लगता है और साथ साथ सीन इन द इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड एंड पोस्ट सर्जिकल लोगों में होता है। इसको हम पहले भी फंगल आर्थराइटिस इनसाइड ऑनसेट इंडोलेंट कोर्स जनरली माइल्ड इन्फ्लेमेशन पैटर्न सिमिलर टू टीबी की तरह का पैटर्न है, टीबी से मिलता जुलता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ब्लास्टोमायोसिस है, कैनाडीडा है, और भी उसने बहुत सारे लिख दिए हैं। कोक्सीडोमियोसिस है, स्पारोट्रायोसिस है, क्रायोटोसिस है, हिस्टो, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमें मिलता है वो एस्परगिलस मिलता है और कैनाडीडा। ठीक है जी। डायग्नोस्टिक वर्कअप क्या है? सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस है, सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस है, उसमें भी है, इसमें ये फाइंडिंग बैक्टीरिया। अब वो कहता है डायग्नोस्टिक वर्कशॉप, सिनोवियल फ्लूइड को आपने कल्चर कराना, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिरिंज नहीं मारनी, आपने लिखना है कि इस जोड़ का अंदर कल्चर सिनोवियल फ्लूइड, तो जाके खुद लेबोरेटरी वाला काट के देगा, आपको ये भी तकलीफ नहीं करनी है। आपको ये तकलीफ सिरिंज वाली भी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही कर लेगा जैसे पैसे आपको करके, आपने सिर्फ लाइन लिखनी है, उसने करके आपके पास भेजा, जे भाई जी हम देख लो के। अपीयरेंस क्या होता है? बाइट प्रोलेंट होगा, WBC की तादाद है 50,000। अच्छा, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान तरीका भी बड़ा है। आप ब्लड CPP कराएंगे तो WBC रेज होते हैं, इसका मतलब है इन्फेक्शन फिर फर्दर। लेकिन हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, हम वो टाइम भी नहीं जाया करते, हम डायरेक्ट सिनोवियल फ्लूइड लेंगे, हम जान छूट गई। ग्राफ सेंट पॉजिटिव 60% आते हैं, कल्चर कोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक हो गया जी। ब्लड टेस्ट है, CBC है, ECR है, CRP है, एलिवेटेड बट नॉन स्पेसिफिक। पहला जब आप CBC कराएंगे तो WBC रेज होंगे, ESR रेज होगा और CRP टेस्ट होता है, आजकल इन्फेक्शन का कराते हैं, CRP रेज होता है, तो इसका मतलब है अंदर कोई इन्फेक्शन। ये असल में पता क्या, आप फौरन CBC करवा लो, उसका फायदा यह है कि घंटे 2 में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। जब आप कल्चर कराते हैं तो उसको 30-48 घंटे लग जाते हैं ना।
तो आप इमीडिएटली अप्रोच, जब आप देखते हैं कि सीबीसी मैंने करवाया, ईएसआर मैंने करवाया, ये रिपोर्ट फौरन मिल जाती है। बंदे को आया, आपने देखा कि आपने सिम्टोमोलॉजी ट्रीटमेंट दिया, साथ ही का जरा शाम को रिपोर्ट लेके आ जाओ। सीबीसी करने से आपका बहुत सारा एलिवेटेड है, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि नहीं यार इसका मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट की देखी, ठीक हो गया, उसका टाइम, फिर एक्सरे भी फौरन रिपोर्ट आ जाती है। जब आप इसे देखते हैं टीबी है, खाया हुआ है तो टीबी देखें, एक्सरे देखें, एक्सरे देखें, उससे आपका खूबसूरत इमेज जाएगा मरीज पे, उससे आपकी डायग्नोसिस बनेगी। आपसे पहला टेस्ट जो लिखते हैं लोग, वो क्या लिखते हैं? सीबीसी, एक्सरे, ये लिखते हैं, फौरन डायग्नोसिस। एक्सरे उसे से जाओ, मतलब आजकल तो 5 मिनट में फिल्म आपके हाथ में पकड़ाई होती है। कल्चर तो लेट आएगा ना, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अल्ट्रासाउंड है, जॉइंट ओपिनियन है, एमआरआई हेल्प डिटेक्ट द एडजस्टेंट ओस्टियोमिलाइटिस। हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते हैं जी। एंटीबायोटिक को छोड़ें जी, आगे चलते हैं, आगे चलें जी। अपने इलाज पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा देखते हैं। रैपिड कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, आपकी जो पंजाबी में कहते हैं ना मुर्कनी हड्डी, वो जो कार्टिलेज बोन होती है, जो कुशनिंग होती है, जो जिसमें थोड़ी सी ये जैसे कार्टिलेज बोन है जो होता है, इसकी डिस्ट्रक्शन, जब इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो जो हार्ट बोन है यूं आपस में फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी तो मूवमेंट खत्म हो जाएगी। अक्सर जोड़ आते हैं फ्यूज हुए, आप एक लाइन स्पेस बड़ी हड्डियों के अंदर होती है। जब आप जोड़ देखते हैं, जब जोड़ नीचे बैठा हुआ किसी जगह उठा, इसका मतलब कार्टिलेज वहां से उड़ गई, कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं। जॉइंट एनक्लोजिंग, देखिए एनक्लोजिंग क्या होता है, ये एक और बड़ी लंबा मसला है। एनक्लोजिंग, आपके जो जोड़ हैं वो फ्यूज हो गए, उनके अंदर जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया। इसको कहते हैं बम्बू स्पाइन। बांस के ऐसा निशान नजर आता है, बांस के अंदर लचक नहीं होती। हम जब बम्बू स्पाइन को इसको नापते हैं तो उसका ये भी तरीका होता है कि आप उसकी यूं नापें, अपने हड्डी को ऊपर रख के नीचे नापें, फिर उसको कहीं आगे बेंड हो। जब बेंड होता है तो फिर ये जगह आपका फीता बढ़ना चाहिए ना जी, उसका बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा कहाँ कि उसके अंदर यूं होगा तो लचक आ गई ना बीच में, तो फिर उसकी स्पेस बढ़ गई, तो फीता जो है वो बढ़ गया। कोई टेस्ट भी ना कराएं, एनक्लोजिंग का आसान टेस्ट है। बंदे की कमर नापे, उसको के आगे झुक, फिर भी उतनी होगी। दूसरे बंदे की कमर नापे, आप यूं पहले खड़ी होकर नापेंगे, आगे करेंगे, उसका साइज ही बढ़ जाएगा। आसान टूल नहीं। इसको कहते हैं एनक्लोजिंग की आपने डायग्नोसिस बनानी है। तो हम तो आपके पास फीते के छोड़ एक रस्सी पकड़ लो, पहले उसके निशान लगाओ इधर से इधर तक, दोबारा जब उसको आगे हो तो जो तो उतने निशान पे उसका आया तो फिर समझो एनक्लोजिंग है। तो जो निशान से बढ़ गई है तो इसका मतलब है नॉर्मल है, स्पेस कम होगी ना। जब स्पेस अब बेंड होंगे तो स्पेस खुल जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना आसान सा। ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो जाती है इन चिल्ड्रन, जॉइंट एनक्लोजिंग जॉइंट जो है उसके अंदर लचक खत्म हो जाती है। दिस इज द एनक्लोजिंग, दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज भी है। लेकिन जब आपके जोड़ खाए जाएंगे, जब आपकी कुशनी खत्म हो जाएगी तो फिर स्पेस फ्यूज हो जाएगा। आगे चलें जी। ये फिर समरी बनाई है उन्होंने जी, जो समरी हम पीछे पढ़ के आए हैं। मेरे ख्याल में हम इसको स्किप करते हैं। समरी टेबल है ये, बैक्टीरियल, एक्यूट, मोनो, ये पूरा उसने दोबारा एटियोलॉजी किया है। बैक्टीरिया, स्टेफ है, गोनोकाई, टीबी, लैम्जी, फंगल, ये कॉजेस उसने साइड पे लिख दी।
हैं? क्या बैक्टीरिया? कौन सा स्टेप जो हमने पढ़े? गोनोरिया, टीबी, लाइम एंड फंगल। ये ऐसा याद करना है आपने। ऑनसेट क्या करते हैं? एक्यूट क्रोनिक। अब उसने वो भी आगे लिख दिया, बैक्टीरिया एक्यूट भी करता है, मोनो भी करता है, और की फीचर क्या है? सीवियर पेन, फीवर, प्यूलेंट होता है। तो ये उसने स्टेजेस भी आगे लिख दी। मजा आ गया जी कि नहीं आया? और सस्पेक्टेड सेप्टिक आर्थराइटिस इन एक्यूट मोनोआर्थराइटिस, क्लिनिकल एल्गोरिथम समरी जो है उसने क्या है? परफॉर्म अर्जेंट जॉइंट एस्पिरेशन। हाँ, उसने ये कहा कि आप अपना इलाज कराने से पहले उससे टेस्ट करा लें कि आपको कंफ्यूज, जब कोई एंटीबायोटिक लग जाती है, अगर कोई एंटीबायोटिक खा के भी आया तो फिर उसका फौरन आपने टेस्ट नहीं कराना। आप बेशक अपना इलाज, हमारी जो दवाइयाँ हैं वो बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप से मारती हैं, तो आप जब उसका वो आप नक्सवामीका दे के बंदे को भेज दें और अगले हफ्ते उसका टेस्ट करा दें, ठीक है? 7 क्लास को दे दें, उसको कहें ट्रीटमेंट आपका शुरू हो गया, साथ ये टेस्ट कराएंगे तो हम बाकायदा से ट्रीटमेंट शुरू है। मरीज बड़ा खुश हो जाता है कि आपको हम शॉर्ट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे, आपने ये एक्सरे करा के ले आओ, ये करा के ले आओ। मरीज भी खुश हो जाता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए, साथ दवाई भी दे दी है। उसको कहें असल वाली डायग्नोसिस जो है बाद में, मरीज को कॉन्फिडेंस में रखें। जब भी हम आपको उसका दे रहे हैं इमीडिएटली, लेकिन ये आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, आप ये चीज़ें ले आए फिर हम आपको, वो अगली दफ़ा आएगा तो डायग्नोसिस देनी पड़ेगी। सेडन फॉर ग्राम स्टैंड कल्चर WBC ESR, ये वो टेस्ट स्टार्ट एम्पेरिक वो छोड़ें, ब्रेन जॉइंट एस्पिरेशन, और ये आर्थोस्कोपी भी होती है इसकी, और टेलर बिगनिंग फिजियोथेरापी वगैरह वो छोड़ें जी, इसको छोड़ें, आगे। अच्छा, लैम डिजीज। लैम डिजीज वैसे हम पढ़ के हैं, लेकिन मैंने आपको लैम डिजीज की रेपर्टरी यहाँ डाल दी। मैं तो पहले तो मैं दवाइयाँ उस तरह बता दूँ ना, मैं आपको रेपर्टरी का वो पूरा पेज मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। ये किसकी रेपर्टरी है? मर्फी की। इसमें जरा दवाइयाँ देखें, ये है बोरीलिया, ब्लॉक लेटर है, बोल्ड है ना, बोल्ड है। और कौन सी बोल्ड है? लीडम है। अब ये दो बड़ी दवाइयाँ अब ना कि आया कैसे है लीडम भी, जिस तरह लीडम हम यूज करते हैं किसमें? टेटनस में यूज करते हैं कि बैक्टीरिया कैसे आया, पंक्चर करके दाखिल। जब पंक्चर करके दाखिल होगा तो दंडल लीडम, ठीक हो गया। और बोरीलिया इसका नसोल है। बाकी आपके पास लाइसिन है, हाइड्रोफोबिनम है, लाइसिन है, रोडोनड्रॉन है, ये सिफलिनियम नीचे पड़ी है आपके, ये ट्यूबरक्लोनियम पड़ी है, ये थूजा है, बेलाडोना ऊपर पड़ी है, स्वेलिंग को देखे, ब्रायोनिया पड़ी हुई है, कैनाबास्टाइवा पड़ी हुई है। लेकिन दो बड़ी दवाइयां हैं इसमें, बोरीलिया और लीडम। हमने रेपर्टरी का इंडेक्स उठा के लगा दिया, ठीक है जी। कि वो लोग ये रेपर्टरी नहीं जानते, हम रेपर्टरी भी जानते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल के भी तरीके हैं। अब उसने एक मिनट वापस लाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेडिसिन, 7 चलो गए। और लाइनें कितनी है? 9 7 9 63 मेडिसिन उसने लाइम डिजीज पे। लाइम डिजीज का अपना नाम ही पहली दफा सुना, लोगों ने तो काम किए हैं भाई मेरे। ये हमारी आंखें की एक्सेस नहीं है,
हमारे पास ऐनक ही नहीं है देखने वाली, तो हम क्या कर सकते हैं। हमने आपको ये दिखाया है। चलें जी आगे चलते हैं। इसी का अगला हिस्सा एक्यूट सिम्टम्स हैं। क्या है वो? दवाई पक्की जा रही है आपके पास, वो पड़ी है, लीडम भी पड़ी है, हाइपेरिक भी, क्रॉनिक में देखें फिर वो पड़ी है, फिर और दवाइयाँ रोस्टॉक्स वगैरह भी आ गई। लिम्पिंग, ये तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जो गोनोरियल इन्फेक्शन है ना, उसमें शिफ्ट वन जॉइंट टू अदर जॉइंट, वन हमने पूरी रेपर्टी, जनरल रेपर्टी मैंने उठा के वार्निंग पैन की लगा दी है, देख लो। और हम ये बड़ी बड़ी कोल्चिकम, काली बिच, काली कार, कालमिया, ये मैं बोल भी गया हूँ काफी सारी, लेग कैन, पल्स, ये सारी शिफ्टिंग वार्निंग। पल्स बड़ा अच्छा कर दिया, सेपरेशन, काली बाइक्रोप में छोटे छोटे जोड़ पकड़ती जाएगी। कोल्चिकम, कोल्चिकम इज अ ग्रेट मेडिसिन ये जॉइंट पेन के लिए। इसका भी अग्रेशन है, चलने से बढ़ता है, इसका चलने का ब्राइनिया से बढ़ता है, चलने का इससे बढ़ता है, तो बड़ी मजे की दवाई है। और शिफ्टिंग दवाई में एक और भी थी, वो जो थी स्टीलेरिया, इसमें पता नहीं आया या नहीं, नहीं है ना? स्टीलेरिया, स्टीलेरिया मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसमें लिखा हुआ है शिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग स्टीलेरिया, STER, स्टीलेरिया, हाँ इसमें मिस है वो। हमारी तरफ से आपको ये दवाइयाँ जो है ना आपके पास होनी चाहिए। एक्सरे, कार्सिनोसन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोनियम रेजिस्टेंस, ड्रोसेरा, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, एस्परगिलस, पोरेलिया, ऑरोमेट, स्लेशिया। आप जब जोड़ों का दर्द है, ये 30 दवाइयाँ आपके क्लिनिक पे कम से कम होनी चाहिए। कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया कार्प, कल्केरिया फॉल, रूटा, एक्टिया स्पाइकाटा, मैक्रोटीनम, ग्वाइकम, एपर, स्टीलेरिया, मैंने लिखी हुई है स्टीलेरिया शिफ्टिंग प्लान, ठीक है। फार्मिका रूफा, फार्मिक एसिड, एसिड बेंज, अर्टिका यूरन, लिथियम कार्ब एंड लेक्केट, ठीक हो गए? ठीक है, लेकिन इसके अभी भी बताएं कि ये जो ना देख के कर लिया करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारे मिक्स करके देते हैं। जब आप मिक्स करेंगे ना, जब आप मिक्स करेंगे ना, तो फिर किसी एक चीज का टेस्ट नहीं होगा, फिर खिचड़ी होगी। मिक्स नहीं करना। आप आलू का टेस्ट अलग लें, आप गोश्त का टेस्ट, मटर का टेस्ट अलग अलग लेना, तो टेस्ट तो जब पता चलता है। और मैक्रोटीनम ये जगह है इस पे, ये सच्ची बात है, ये मैक्रोटीनम जो है ना, मैं तो नहीं इस्तेमाल, डॉक्टर तारक इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिस्कशन में हो तो मैंने भी ये फायदेमंद है, ये रिस्ट पेन की दवाई। और ये फार्मिका एसिड भी ये जो चूंटियों से बनती है, ये भी जोड़ों के दर्द की दवाई है। फार्मिक एसिड स्वेलिंग जॉइंट्स की होती है, एसिड वो दोनों उसी से बनती है, फार्मिका रूफा भी और वो भी। लेक्केन कुत्ती का दूध है, और इसकी जो सबसे खूबसूरती है, इसको आसान जी समझने वाली यह है कि ये दर्द इधर आएगा, फिर दर्द इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ये यूं है पेंडुलम की तरह, ये जोड़ पकड़ेगा फिर इस तरफ आ जाएगा, इसको छोड़ देगा, फिर इसको छोड़ेगा तो फिर पहले पे आ जाएगा। ये अल्टरनेट करता है, इधर का इधर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पर, तो जहाँ एक पकड़ेगा यही पकड़ेगा गला ही, पहले ये गला पकड़ेगा फिर ये पकड़ लिया, अब ये छोड़ेगा तो इसको पकड़ लेगा, इसी तरह इस तरफ के जॉइंट को पकड़ेगा, इनको छोड़ेगा तो दूसरी तरफ, तो ये इस तरह इसका है। एसिड बेंज जो है बेसिकली ये यूरिक एसिड की तरफ से इसका है, बेसिकली यूरिक एसिड की बड़ी दवाई है, और इसमें यह है कि ये जोड़ों दर्द में स्वेलिंग वगैरह पैदा करती है,
और इसमें आपकी इंडिकेशन, दो दवाइयों की बड़ी इंडिकेशन है। फाउल स्मेल यूरिन की, उसमें एसिड बेंज और एसिड नाइट्रिक। और जी और कोई पूछो जी, पूछ कोई, मुझे याद है या नहीं याद? ये जो पीछे काल्चिकम लिखी थी, छोटे काल्चिकम क्या खूबसूरत दवाई है, स्मॉल जॉइंट्स की और एग्रीवेशन, ये छोड़ों के दर्द जो है, छोटे जोड़ों के दर्द, ये छोटे जोड़ों के दर्द बेसिकली अब काल्चिकम और लीडम की बड़ी दोस्ती है। अल्टरनेट आप करते हैं, हम दोनों को इकट्ठा भी कर देते हैं। तो लीडम और काल्चिकम स्मॉल जॉइंट में कभी मुझे नहीं मायूसी हुई। आप पीछे सोर्स को लगा देना। और अब इसमें एक दवाई और लगी हुई है, अर्जेंटम मेट, ये हड्डी को खाती है। आप इसको, इसमें लिखा हुआ है नेक्रोसिस ऑफ द बोन, तो हड्डियां आपको खाई हुई दिखाई दे, दैट इज अर्जेंटम मेट और फास्फोरस। दो दवाइयां ऐसी हैं जो नेक्रोसिस, और ओरामेट ये नेक्रोसिस करती हैं। जहां भी हड्डी आपकी खाई जा रही है वो अर्जेंटम मेट है, वो फास्फोरस है, वो ओरामेट। थैंक यू वेरी मच जी।